बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नावल मदारी के एक न्यू एपिसोड। शुरू करते हैं एक और एपिसोड के साथ। जो ये जो शाह आलम का सामान है, इसमें से कुछ तो यहाँ छोड़ना होगा। मसलन इसके कपड़े, जूते, ये सूटकेस और शाह आलम का ब्रीफ केस। इसमें शनाख्ती बहुत सी दस्तावेज़ात हैं, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट की चेकबुक्स। अगर ये साबित करना मकसूद हो कि शाह आलम पुरअसरार हालत में गायब हुआ, इसे अगवा किया गया, तो जाहिर है सामान कमरे में ही मिलना चाहिए। ये भी साबित होना चाहिए कि इसे कोई चीज़ अपने साथ ले जाने का मौका ही नहीं मिला। रईस ने मुझसे इत्तेफाक किया। फिर परेशानी कैसी? छोड़ दे ये सब सामान यहाँ और हाथ झाड़ के चल। मैंने कहा नहीं यार, इसमें कुछ सामान तो मेरा है ही नहीं। मसलन ये छोटा सा बॉक्स जो देखने में सिंगार बॉक्स लगता है, इसमें क्या है? मैंने कहा तो खुद देख ले। रईस ने वो बॉक्स खोला जो मुझे लॉर्ड प्राइस ने ख़ास तौर पर इस हॉस्पिटल में बुला के दिया था। सोने के जेवरात। रईस हैरानी से बोला। मैंने कहा 24 कैरात खालिद सोने के कैसे हैं? बहुत खूबसूरत, लाजवाब। मगर ये तो किसके लिए लाया है? मैंने कहा तेरी खोपड़ी में जिसका नाम है ना, इसके लिए नहीं लाया। मैं तो समझा था तूने शादी की तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा मुझे मालूम था, तुझे और कोई ख्याल आ ही नहीं सकता। यार ये चंदा की अमानत है, 50 साल से लॉर्ड प्राइस के पास महफूज थी। लॉर्ड प्राइस कौन? यार मैंने इसे मुख्तसर लॉर्ड प्राइस के और फिर इससे हॉस्पिटल में होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। कर्नल खान ने ये जेवर मालूम नहीं किसके लिए बनवाए थे और लॉर्ड प्राइस के पास रखवा दिए थे। तकसीम हिंद के बाद लॉर्ड प्राइस वापस इंग्लिस्तान चला गया और कर्नल खान से उसका रब्ता नहीं रहा। बस इत्तेफाक की बात यह है कि इसे चंदा से मेरा पता मालूम हो गया। ये कि चंदा इसी कर्नल खान की पोती है। अभी तक मुझे मौका नहीं मिल सका था कि जेवरात चंदा को पहुंचा सकूं। रईस ने बॉक्स बंद कर दिया। बड़ा बारीक काम है यार, पहले होता होगा। यहाँ तो मैंने कहीं भी ऐसी महारत नहीं देखी। मैंने कहा इन जेवरात के अलावा 5 पाउंड चॉकलेट लाया था मैं लंदन से कमर के लिए। इसे अब भी शौक़ है। मैंने कहा शौक़ की कोई उम्र नहीं होती, और अभी इसकी शादी को दिन ही कितने हुए थे। मुझे तो आज भी वो कल वाली छोटी सी बच्ची लगती है जो सिर्फ इसी बात पर अपने भाई से रूठ के कपा हो जाती थी कि वो बाजार गया था तो इसके लिए चॉकलेट क्यों नहीं लाया। भाइयों के जज्बात नहीं बदलते। रईस ने एक गहरी ठंडी सांस ली। अपनी तो प्यारे ऐसी किस्मत ही नहीं थी कि कोई छोटी या बड़ी बहन होती। हमें क्या मालूम बहन भाई के रिश्ते में क्या जज्बात होते हैं। मैंने कहा कि इतनी छोटी सी बच्ची थी कमर जब इसकी माँ इसे मेरे हवाले करके गई थी। बाप कत्ल हो गया था, माँ कातलों से बदला लेने गई थी और लौट के नहीं आई। बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी मेरे कंधों पर। खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे तौफीक दी, हौसला दिया और इस्तकामत दी। आज कमर अपने घर में खुश है और ये देख के मुझे कितनी खुशी मिलती है, इसका तो अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये चॉकलेट देख के इसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। सिर्फ ये देखने के लिए मैं कहीं भी जाऊँ इसके लिए चॉकलेट ज़रूर लाता हूँ। रईस ने कहा चलिए चॉकलेट भी रख ले और बाकी सामान। मैंने कहा शाह आलम के 1-2 जोड़े भी साथ ले जाए, ज़रूरी है। शाह आलम का पासपोर्ट मैं यहीं छोड़ दूंगा। शनाख्ती कार्ड भी छोड़ा जा सकता है, दूसरा बन जाएगा। लेकिन बाद में शाह आलम की शनाख्त के लिए एक चीज़ रख लेना हो, इसका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। ये बात यकीनी है कि आइंदा 24 घंटों में होटल से शाह आलम के गायब हो जाने का राज फाश होगा तो इंतज़ामिया इसकी रिपोर्ट पुलिस को देने पर मजबूर होगी। पुलिस ये सब सामान अपनी तहवील में ले लेगी और जब रिपोर्ट लिखी जाएगी तो इस केस प्रॉपर्टी देकर माल खाने में जमा करा देगी जहाँ यह ताक़यामत पड़ा रहेगा। जाहिर है नकद रकम इनके लिए नहीं छोड़ी जा सकती थी। बहुत हो रहते हैं। ये सामान तो मैं एक बैग में डाल के निकल जाऊंगा। मैंने कहा यार इसके अलावा भी कुछ सामान है। लंदन से सोनी ने और नीलम के साबिक PRO आकिल ने कुछ तोहफ़े भेजे हैं। कुछ नवादरात मैं अपने साथ ले आया हूँ जो वहाँ नहीं छोड़े जा सकते थे। मसलन कुरान करीम का एक नायाब नुस्खा है जो औरंगज़ेब आलमगीर ने लिखा था। ये सब सामान ले जाने के लिए एक सूटकेस तो चाहिए। चल सूटकेस मिल जाएगा यार, लेकिन इसे बाहर कौन निकालेगा? मैं नहीं चाहता कि तू बाहर से कोई सूटकेस लाए और आधे घंटे बाद वापस ले जाए। तो किसी को शक हो कि इसके लिए मेरे जहन में इंस्पेक्टर नज़ीर बेग का नाम आया है तो इसे तलाश कर, वो हमारी मदद कर सकता है। इसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, पता नहीं वो कहाँ मिलेगा। मैंने कहा वो जहाँ भी मिले इससे कहना कि एक सूटकेस में कुछ सामान डालकर लाए, कुछ कपड़े मेरे साइज़ के, कुछ ऐसा सामान जो किसी को अगवा करने में काम आ सकता हो। मसलन एक बोरी, रस्सी, शराब की आधी या खाली बोतल, बेहोश करने वाली दवा। रईस ने नफ़ी में सर हिलाया। तेरा मतलब है क्लोरोफार्म वो इतनी आसानी से नहीं मिलता? तेरे तो अंडरग्राउंड दुनिया में बड़े ताल्लुकात थे जब थे, अब नहीं है। नींद के इंजेक्शन अलबत्ता ला सकता हूँ कोशिश करके, इनसे भी काम चल जाएगा। मैंने कहा नज़ीर को एक रिवाल्वर भी कुर्बान करना पड़ेगा। इसे कहना फ़िक्र ना करे, मैं दूसरा रिवाल्वर ला दूंगा। एक ही रिवाल्वर और होगा इसके पास तो। मैंने कहा ये सब सामान वो एक सूटकेस में डाल के यहाँ आ जाए। फ़र्दी नाम से होटल में एक कमरा हासिल कर ले। मेरे निकल जाने के 1 घंटे बाद वो अपना सूटकेस मेरे कमरे में खाली करे, अपना सारा सामान यहीं छोड़ दे और सूटकेस उठा के निकल जाए। मैं अपना सामान इसमें डाल दूंगा। रईस के चेहरे पर उलझन के आसार नमूदार हुए। लेकिन ये सब आखिर किस लिए? मैंने कहा देख यार, शाह आलम की गुमशुदगी के मामले में कन्फ्यूजन फैलाना ज़रूरी है। ये बात भी आखिर होटल वालों को मालूम हो जाएगी कि जो मेहमान 1-2 घंटे के लिए आया था वो कमरे में क्या छोड़ गया। तकरीबन इसी वक्त शाह आलम भी गायब होगा। इसके जीरे ब्लेड की पोजीशन मशकूक हो जाएगी। पुलिस भी इसी चक्कर में पड़ जाएगी कि इस पुरस्कार मेहमान का यकीनन शाह आलम केस के साथ कोई ताल्लुक होगा तो जो वापस आने की ज़रूरत नहीं।
रईस के जाने के बाद मैंने रिकॉर्ड के लिए एक टेलीफोन कॉल सोनी के नंबर पर बुक कराई थी। लंदन में दोपहर थी, मगर आकिल और सोनी मुझे घर पर ही मिल गए। सोनी मेरी आवाज़ सुनकर सख्त जज्बाती हो गई। इतनी दूर से तुम्हारी आवाज़ सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है भैया, ऐसा सिर्फ टेलीफोन की ईजाद है, ऐसा सिर्फ टेलीफोन की ईजाद की वजह से मुमकिन हुआ खातून। वो बोली, जब आपका जहाज़ उड़ गया तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा, पागल है तू, मुझे ऐसा लगता है जैसे लंदन के शहर में सिर्फ वीरानी और सन्नाटा है, मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। और पाकिस्तान तो इतनी दूर है कि मैं इस दूरी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मैंने कहा, आवाज़ से तेज़ चलने वाले जेट तैयारों के इस दौर में कोई जगह दूर नहीं। लंदन से 8-9 घंटे में जहाज़ पाकिस्तान पहुँच जाता है। वो उदासी से बोली, काश ये सब इतना आसान होता मेरे लिए भैया। तुम ही बताओ सोनी कैसे आ सकती है पाकिस्तान। मैंने कहा, ख्वामखा ऐसी बातें मत सोचा कर। यहाँ की शादी करके लड़कियाँ अमेरिका बरतानिया नहीं जा रही हैं, और फिर ये थोड़े दिन की बात है। इसके बाद तू भी जब चाहेगी आ जाएगी, वरना जब तू कहेगी हम आ जाएंगे। नहीं भैया, सब कहने की बातें हैं। वो जो कहते हैं ना कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, इतनी दूर कौन आता है किसी से मिलने, फुर्सत किसे मिलती है। सब अपने अपने कामों में ऐसे मसरूफ़ हो जाते हैं कि आना तो दूर की बात है, किसी को फ़ोन करने और फिर याद करने की फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, तू उदास मत हो, हम आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, सिर्फ तुझसे मिलने। सच भैया, कब आओगे? मैं दिन गिनना शुरू कर दूँ? मैंने कहा, अभी तो मैं उलझा हूँ अपने मामलात निपटाने में। इन मामलात के बारे में तो अच्छी तरह जानती है, आप अपना फ़ोन नंबर तो मुझे दे दें। मैंने कहा, ऐनी, मैं ठहरा हुआ हूँ होटल में। होटल में क्यों, अपने घर में क्यों नहीं? मैंने कहा, मेरा कौन सा घर है बहना, तूने तो अपना घर बसा लिया। वो बोली, ये तो कोई बात ना हुई, जब मेरा घर नहीं था तो क्या मैं होटल में रहती थी? मैंने कहा, तू नहीं समझती इसलिए कह रही है। बहनें तो रहती है भाइयों के साथ, मगर शादी के बाद भाई नहीं जाते बहनों के घर में रहने के लिए। आखिर पहले कहाँ रहते थे तुम? रईस खाने में, मगर वहाँ बकौल शायर आग इस घर में लगी है ऐसी कि जो था जल गया। रईस ने मेरी वजह से बड़ी परेशानी उठाई। इसका लाखों का घर जो इसने बड़े शौक से बनवाया था राख हो गया। अब वो खुद नीलम के साथ के घर में रहता है। तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं इस घर में, आखिर में भी तो रही हो ना। मैंने कहा, वैसे तो शबनम ने कहा था कुछ इंतज़ाम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल नीलम के साथ रहना सबसे बेहतर होगा। चल अब तो फ़ोन दे अपने मजाजी खुदा को। वो हंसी, मजाजी खुदा तो भूत बने हुए हैं, सुबह से घर के जाले साफ़ कर रहे हैं। लो, वो आगे मुँह धोकर। आकिल ने कहा, तस्लीमात बजा लाता हूँ साले साहब। मैंने कहा, बड़े अफसोस की बात है यार, 2 दिन में तुमने मुझे कायम मकाम ससुर के ओहदे से घटा के साला कर दिया। क्या करें भाई, हमारी अपनी औकात 2 कौड़ी की हो गई है। मेरा ख्याल है कि डिक्शनरी में भी शोहर के लगवी मानी बदल दिए जाए। शोहर के मानी का हुक्म है का गुलाम, मुफ्त का नौकर। मैंने कहा, हज़रत आप तो 2 ही दिन में मुजस्सम नक्श फरियादी बन गए हज़रत। इसने एक आ भरी, खुदा आप पर भी ये वक्त लाए। हम हुए तो तुम हुए कि मीर हुए, सब इसी जुल्फ़ के असीर हुए। और इसी के बाद वही हुआ जो होता आया है। शादी हुई, बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, और बिलाखिर इंजाम बखैर हुआ। खैर छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ कि जब खैर से बद्दू घर को आए तो घर के आगे क्या तीर मारा, तुम्हारे मामलात कहाँ तक पहुँचे? मैंने कहा, मामलात अपने मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यार गड़े मुर्दे उखाड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हो रहा है। यहाँ लोग शाह आलम को भूल चुके थे, पूछते हैं कि कब गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। 2 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना ढोल खुद पीटा, अखबार में खबर लगवाएं। आज एक कातिलाना हमले की खबर का बंदोबस्त किया ताकि लोग कुछ तो चौंकें। शाह आलम कुछ सियासी अहमियत तो बहाल होता कि वो मरे तो खबर बने। अब वो पहले वाली शानदार तदफीन तो नामुमकिन है, मगर कुछ गवाह ज़रूर मिल जाएंगे इसकी मौत के। वो बोला, मैं भी शादी के बाद खाना आबादी के मसाइल में उलझ के रह गया हूँ, और हाल मेरा यह है कि शादी एक हुई है मगर घर दोबारा बसाना पड़ गया। पुराने फ्लैट में जो आतिशजनी की वारदात हुई थी, इसके कानूनी मसाइल से निमट रहा हूँ। इंश्योरेंस क्लेम के मामला अलग हैं। सुबहान अल्लाह, क्या हनीमून गुजर रहा है। मैंने कहा, ऐनी की बातों से लगता है कि वो कुछ उदास है। यार ऐसी बातें तो सब लड़कियां करती हैं। लगता है कि छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर। आज जाना पड़ा तो गोया बड़ा गम का पहाड़ टूट पड़ा। खूब तस्वीर बहा लेती है और एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है, डिप्रेशन की सब ड्रामा। मैंने कहा, क्या हुआ? आकिल बोला, वही जो सच बोलने वालों के साथ होता है। जाले साफ करने वाला बुश मार दिया, शुक्र है हाथ में गोली मारने वाला आला नहीं था। मैंने कहा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये बताओ कि तुमने इन नवादरात के बारे में गौर व फिक्र किया है? वो बोला, जितना गौर किया था इतना ही मेरी फ़िक्र में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। कल इत्तेफाक से एक मर्द दाना मिला जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कानूनी मसाइल का माहिर था। इसने बताया कि कोई शख्स या इदारा नवादरात को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ला ले जाने का मजाज नहीं, यानी कानूनी तौर पर यह नामुमकिन है कि मैं वो नवादरात आपके नाम अरसाल कर सकूँ। सबसे पहले तो ये सवाल उठेगा कि आखिर ये नवादरात कहाँ से और कैसे आए। आसार कदीमा और नवादरात की मुंतकली मुल्क के अंदर हो या बाहर, सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बरतानवी हुकूमत हमारी हुकूमत से कहेगी कि सॉरी, ये आपके मालिक का तारीखी और तहजीबी विरसा है जो गलती से यहाँ भेज दिया गया। तो हुकूमत पाकिस्तान भी सख्त माइंड करेगी कि सॉरी का क्या मतलब, बताया जाएगा ये गलती करने वाला कौन था। जाहिर है कि ये एक बहुत तवील और मुश्किल कानूनी मरहला है, लेकिन मैंने कहा, लेकिन क्या? हर मुश्किल काम का एक आसान तरीका भी तो होता है ना, जिसे आमतौर पर गैर कानूनी तरीका कहा जाता है। ये नवादरात वापस स्मगल किए जा सकते हैं, लेकिन एक तो मुझे स्मगलिंग का कोई तजर्बा नहीं, दूसरे मेरे दोस्त अहबाब यहाँ तक कि सुसर माली अजीज़ों में कोई स्मगलर नहीं है, सब शुरफा हैं।
मैंने कहा क्या तुम स्मगलरों को जानते नहीं? जोली का शोहर तो जेल में है, मगर जोली तुम्हारी मदद कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है अगर तुम मुझसे कहो। मैंने कहा लॉर्ड प्राइस भी काम का आदमी है और मेरा ख्याल है कि वह सब जो आर्ट क्राफ्ट डीलर हैं, दुनिया भर से नवादत लंदन लाने वाले और इनके एजेंट सब तुम्हारा मसला हल कर सकते हैं। आकिल ने कहा हाँ ये तो है, जो सीधा अमल करते हैं वो उल्टा क्यों नहीं कर सकते? बकौल शायर, ये सड़क जाती है जलालपुर जट्टा को और फिर वापस भी यहीं आती है। जो पाकिस्तान से नवादरत लाते हैं वो नवादरत को पाकिस्तान में तो ले जा सकते हैं। स्मगलिंग की शाहरा परवान देव ट्रैफिक तो नहीं चलती। मैंने कहा राइट, तुम्हारा मसला हल हुआ, फहुल मतलूब। लेकिन तुम तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख रहे। वो जो पाकिस्तानी नवादरत स्मगल करके यहाँ लाते हैं ना, इन्हें यहाँ हक के मेहनत वसूल हो जाता है। उल्टी गंगा बहाने में तो कितने को नफल का सवाब मिलेगा। मैंने कहा हम इससे मुआवजा अदा करेंगे, तुम बात कर लो। एक प्रॉब्लम तुम्हें भी होगी, तुम इन नवादरत का क्या करोगे? कैसे इन्हें हुकूमत के हवाले करोगे? मैंने कहा मैं कोई सूरतें निकाल लूँगा। बात ख़त्म करके मैंने फ़ोन रखा ही था कि नीलम का फ़ोन आ गया। मैंने कहा कहाँ हो तुम इस वक्त? आज एक शूटिंग कैंसिल हो गई थी इसलिए घर आ गई हूँ। तुम क्यों होटल में डेरा डाले बैठे हो? मैंने कहा एक लावारिस और बेघर आदमी और कहाँ जाए, सब रईस जैसे खुशकिस्मत तो नहीं होते। वो हंसने लगी। मजाक छोड़ो, ये बताओ अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इरादात पढ़ के नवा को मैं ऐसा लगता था जैसे तुम फिर सियासत के मैदान में उतरने पर कमर बस्ता हो। मैंने कहा वो सब फजूल बातें हैं जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अच्छी लगती हैं। हकीकत तुम जानती हो। मैं इस जाल बल्कि जंजाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अपनी रिहाइश के बारे में क्या तय किया है? मैंने कहा ये जिम्मेदारी मैंने शबनम को सौंप दी थी। इसने मेरे लिए ऑफिस और घर का बंदोबस्त तो किया था, लेकिन तुम किराए के घर में रहोगे। मैंने कहा मजबूरी है, बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग रहते हैं। वो बोली नासिर, बड़े शर्म की बात है ये मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। क्या मेरा घर तुम्हारा नहीं है? बिल्कुल है, और इसीलिए मैं तुम्हारे घर को महफूज रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात का साया भी इस घर पर पड़े। आखिर ऐसा क्यों सोचते हो तुम? ऐसी गैरत की बातें क्यों करते हो? मैंने कहा मुझे मालूम है कि नीलम जितना बड़ा तुम्हारा घर है, इससे कहीं बड़ा तुम्हारा दिल। मेरे लिए तुम्हारे दिल में जितनी जगह है, और ये भी जानता हूँ कि मैं इसलिए तो बरसों बाद भी सोनी को लेकर तुम्हारे पास आ गया था। और आज अगर ऐनी बन जाने वाली सोनी अपने घर में हंसी खुशी आबाद है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ये बात बार बार ऐसी बातें सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। बस तुम अपना सामान उठाओ और आ जाओ। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी की कहानी भी अजीब है नीलम। मेरी आदमी ज़िंदगी तो यतीम खाने में गुजरी गई, इसके बाद से मैं दरबदर हूँ। कितना अरसा डॉक्टर मशहूद के घर में रहा, फिर शादों के इश्क ने ख्वार किया तो फ़कीर हो गया और शाहजी के डेरे पर पड़ा रहा। इसके बाद माँ बाप की तरह मेरा ख्याल रखने वाले हीर रांझा मिल गए और वहाँ कुछ दिन ऐसे आए थे जब शादों ने मेरा घर आबाद किया था। मगर तुम जानती हो इसके बाद क्या हुआ? शादों मेरा साथ छोड़ गई और इस वक्त जब दुनिया मेरा कोई नहीं था, तुमने मुझे अपना लिया। फिर किस्मत ने कर्नल खान के घर पहुँचा दिया। इससे भी मैंने अपना घर समझ लिया था, लेकिन तकदीर ने मुझे शाह आलम हाउस पहुँचा दिया। इसके बाद मैं रूपोश रहा और 1 साल रईस खाने में गुजार दिया। कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूँ। अगर अपना घर बस वही होता है जो अपने नाम में हो तो नीलम हाउस तुम्हारे नाम कर दूंगी। नीलम हंसने लगी। मैंने कहा जब मैं दूसरी तरह सोचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं कितना खुशकिस्मत था। कितने लोगों ने मुझे अपना समझा था और आज भी समझते हैं। अगर मैं डॉक्टर कमाल से कहूँ कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ तो वो कहेगा कि सुअर के बच्चे पूछ क्यों रहा है, सामान उठा और आ जा। कमर इससे ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन वो खुद रहते हैं तो वो 2 कमरों के 1 क्वार्टर में। अजीब फ़कीर और दरवेश आदमी है कमाल भी। पैसे की इसे कोई कमी नहीं। वो चाहे तो हॉस्पिटल के अहाते में ही अपने लिए कोठी बना सकता है, इससे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मगर वो अपनी ज़रूरियात की सतह को कम से कम रखता है। तो तुम खुद तो अपनी कोठी बना सकते हो ना वहाँ। मैंने कहा हाँ, और वाकई कितना अच्छा होगा अगर नीलम हाउस जैसा आलीशान महल ना सही, इतना बड़ा एक घर हो जहाँ हम सब साथ रह सकें जैसे पहले रहते थे, मैं और कमाल और चंदा, एक फैमिली की तरह। लेकिन अभी वो बड़े पुरसुकून अंदाज से काम कर रहे हैं। मैंने इनकी ज़िंदगी को अपने मसाइल के साथ डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इसीलिए तो कह रही हूँ कि यहाँ आ जाओ। मैं तुम और रईस इकट्ठे रह सकते हैं। अभी तुम्हारा फ़ोन आने से पहले मैं ऐनी से बात कर रहा था, वो भी मुझे कायल करने की कोशिश कर रही थी कि भाई कहीं नहीं रहना चाहिए आपको। खुद रईस यही चाहता था। देखो नासिर, मैंने कहा शाह आलम। अच्छा भाई शाह आलम, इतने लोगों की ख्वाहिश है तो तुम्हें मान लेना चाहिए। वैसे भी आगे चल के हमारी ज़िंदगी के मकासद मुश्तरक होंगे। मैंने हंस के कहा सिर्फ अपनी और रईस की बात करो। वो बोली क्यों? रईस के और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे क्या? रईस तुम्हारे साथ रहेगा, मैं रईस के साथ तो गोया तुम्हारे साथ। मैंने कहा अच्छा बाबा, तुम जीती और मैं हारा। इसने कहा रईस कहाँ है? मैंने कहा वो एक काम से गया है, बस आता ही होगा। तुम्हारे सेक्रेटरी को मैंने ज़बरदस्ती अपना सेक्रेटरी बनाया है, अब तुम क्या करोगी? वो हंसी, तुम यहाँ आ जाओगे तो हम इसे शेयर करेंगे। मैंने कहा बड़ी फराक दिल दिखा रही हो, बाद में सबसे ज़्यादा शिकायत तुम ही को होगी, आम बीवियों की तरह कि मुझसे मेरा शोहर छीन लिया। रईस आधे घंटे बाद नमूदार हुआ तो अपने मकसद में कामयाबी का इजहार इसके चेहरे से हो रहा था। ज़्यादा नहीं तलाश करना पड़ा इसे। जीरा बिलेट इत्तेफाक से घर पर ही था। क्या वो तेरे साथ नहीं आया? रईस ने घड़ी देखी। इसे मैंने बताया था कि क्या सामान साथ लाना है। पहले तो साला परेशान हुआ, पूछने लगा कि चक्कर क्या है। मैंने कहा कि भूतनी के सारी ज़िंदगी तो चक्करों में गुजार दी, अब हमसे पूछता है कि चक्कर क्या है। तुझे अपना चाचा पतंगबाज याद है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल याद है। क्या वो आजकल जेल से बाहर है?
अबे यार वो सिर्फ एक बार जेल गया था, वो भी एक झूठी शिकायत पर। वो हमारी चंडाल चौकड़ी का सरदार था। इस वक्त चाचा पतंगबाज का जिक्र कैसे आ गया? मैंने कहा आजकल वो और जीरा ब्लेड एक ही घर में रहते हैं। चाचा हरफन मौला है, दुनिया का हर काम कर सकते हैं। के साथ गया है, इंशाल्लाह सब सामान लेकर ही आएगा। यहाँ साले सिक्योरिटी वाले मुझे भी रोक रहे थे। मैंने कहा कि मैं तो सेक्रेटरी हूँ शाह आलम का, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। मुझे ले गए मैनेजर के पास, फिर कहीं ऊपर आने की इजाज़त मिली। मैनेजर कह रहा है कि वैसे तो बहुत फ़ोन आ रहे हैं इन लोगों के जो शाह आलम की खैरियत मालूम करना चाह रहे हैं, मगर एक कोई MP है मलक रब नवाज, वो बहुत गर्म हो रहा था। जब हमने कहा कि शाह आलम से बात नहीं हो सकती तो धमकियाँ देने लगा। मैंने कहा साला MPA की औलाद। रईस बोला यार कहीं वो खुद ना पहुँच जाए। मैंने कहा यहाँ आके भी क्या होगा, मैंने तो मुलाकातियों पर पाबंदी लगा रखी है। मुकम्मल राजदारी के लिए ज़रूरी था कि होटल में पहुंच जाने के बाद जीरा ब्लेड ना मुझे फ़ोन करे और ना मुझसे मिलने की कोशिश। इसका फ़ोन नंबर मालूम करने के लिए रईस को दोबारा बाहर जाकर फ़ोन करना पड़ा। पहली मरतबा तो होटल वालों ने माजरत कर ली कि इस नाम का कोई मेहमान यहाँ क़याम पजीर नहीं है, लेकिन 15 मिनट बाद इसकी दूसरी कोशिश कामयाब रही। वो कमरा नंबर 411 में है। इसने वापस आके बताया। मैंने कहा तूने इसे सब समझा दिया था ना, इसे यहाँ सिर्फ 1 घंटा क़याम करना है। रईस ने सर हिलाया। जीरे ब्लेड पर भरोसा होना चाहिए तुझे, वो कितनी मरतबा हमारे काम आया है। मैंने कहा अपना सब सामान अलग कर लिया मैंने, तो ऊपर ले जा और जीरे को समझा दे कि यहाँ से निकल के सीधा नीलम के पास जाए और सूटकेस नीलम के हवाले कर दे। तो नहीं मिलेगा जीरे ब्लेड से। मैंने कहा मुलाकात होती रहेगी यार, यहाँ किसी ने मुझे इससे मुलाकात करते देख लिया ना तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये सामान पहुँचा के तू भी जा और वहीं नीलम के घर इंतज़ार कर मेरा, ज़्यादा देर मत करना। मैंने कहा मैं शेव करके ये दाढ़ी साफ कर लूँ, फिर मुँह काला करके ये वर्दी पहनता हूँ और आता हूँ तकरीबन 1 घंटे में। इस कुछ फिक्रमंद हो गया। अभी ऐसा ना हो कि साले सिक्योरिटी वाले पहचान जाए तुझे, बाहर अभी रोशनी है। मैंने कहा तू जो वाटर कलर लाया है ना, इससे मैं चेहरे और हाथों पर कुदरती काला रंग कर लूँगा तो बिल्कुल हफ्शी नजर आऊँगा। ड्राइवरों वाली वर्दी और सर पर टोपी होगी तो किसका ध्यान जाएगा मेरी तरफ। दाढ़ी भी साफ होगी और मुझे भी। 1 घंटे में सूर्य गुरूब हो जाएगा तो दिन का उजाला नहीं होगा, बल्ब की रोशनी में कोई मुझे पहचान नहीं सकता। तू जा। 10 मिनट बाद मैंने रूम सर्विस से अपने लिए काफ़ी तलब की तो ये भी कहा कि मुझे रोज़नामचा तहलका का खसूसी ज़मीमा चाहिए। इसकी एडिटर रोज़ीना को मैंने कोई अदायगी नहीं की थी और ना शबनम ने मेरी तरफ से कोई यकीन दहानी कराई थी। मैं इसके बावजूद शाह आलम से पुराने मुरासिम का लिहाज करते हुए रोज़ीना से ज़मीमा छाप दिया था। शायद इसे भी यही यकीन था कि अब मैंने दोबारा मैदान सियासत में कदम रखा है तो इसे आइंदा भी मुझसे फ़ायदा उठाने का मौका मिलते रहेंगे। रोज़ीना सनसनीखेज़ सहाफ़त की दुनिया में एक जीनियस थी। इसने शाह आलम पर नाकाम कातिलाना हमले की खबर 6 कालमी सुर्खी बना के छापी थी। ये सुर्खी वही थी जो ज़मीमे की हाथों हाथ फ़रोग़ की ज़ामिन हो सकती थी। रोज़ीना ने तीसरी सुर्खी का इंतखाब किया। पुलिस ने किराए के कातिल भर्ती के लिए शाह आलम पर कातिलाना हमले का मुल्ज़िम थानेदार गिरफ्तार। खबर की तफसीलात के साथ मेरी ताज़ा तरीन तस्वीर लगी हुई थी। दूसरी तरफ पुलिस की वर्दी में मुल्ज़िम नज़र आ रहा था। वो हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटा हुआ था और इसकी निगरानी के लिए वो मुसल्लह पुलिस वाले मौजूद थे। तीसरी तस्वीर वारदात में इस्तेमाल होने वाले रिवाल्वर की थी और चौथी में जाए वारदात यानी होटल के कमरे में तबाही के मंजर को वाज़ह किया गया था। रोज़ीना ने शाह आलम के साथ तजदीद मरासिम के मकसद को पेश नज़र रखते हुए मुख्तसर सा इदारिया भी लिख रहा, जिसमें पुलिस को खूब रगीदार किया गया था और इस बात पर अफसोस इजहार किया गया था कि आला हुकाम ने मेरी गुज़श्ता शब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए खदशात को बिल्कुल अहमियत नहीं दी। ASI साबिर शाह और ASP दिलावर शाह दोनों ही किसी नादिदा हाथ के आगे बढ़ाए हुए मोहरे थे। बेशक मेरी गैर मुतवक्का जवाबी चाल से छोटा मोहरा हट गया था और बड़े मोहरे को पीछे हटना पड़ा था, लेकिन मेरी ये कामयाबी बहुत आर्जी थी। इसने इन्हें ज़्यादा चिराग पाक किया होगा जो किसी ख़ास मकसद के तहत पुलिस को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। शायद वो मेरी गिरफ्तारी चाहते थे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि पुराने मुकदमात की फ़ाइलें फिर खोली जाएँ और एक मफरूर मुजरिम की हैसियत से मेरी गिरफ्तारी के अहकामात भी हासिल किए जाएँ। कानून की हरकत में आने से पहले अगर मैं होटल से निकल कर कहीं जाने की कोशिश करता तो वारंट दिखाए बगैर ना वो मुझे रोक सकते थे और ना गिरफ्तार कर सकते थे। चुनाचे इन्होंने साबिर अली को मुहाफिज बना के मेरे साथ कर दिया। इनकी बदकिस्मती या मेरी खुशनसीबी कि ये रात फाश हो गया और मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई। फरीद अब्बासी मुझे पहले ही खबरदार कर चुका था कि कानूनी तौर पर मेरी पोजीशन बहुत ख़तरनाक है और मुझे किसी भी वक्त कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं ये जानना चाहता था कि दिलावर शाह को मेरी निगरानी पर किसने मामूर किया था और साबिर अली को मेरे पीछे किसने लगाया था। खुद पुलिस ने या किसी रब नवाज जैसे मेहरबान है, मगर मेरे पास हकीकत हाल तक पहुँचने का कोई जरिया ही नहीं था। बुरा वक्त आने से पहले ही शाह आलम का गायब हो जाना इसके अपने मफाद में था और बेहद ज़रूरी था, लेकिन मुझे अंदाज़ा ना था कि बुरा वक्त आ चुका है। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने कहा यस, तो होटल का असिस्टेंट मैनेजर अंदर आ गया। इसके चेहरे से कुछ बदहवासी आया थी। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। मैंने कहा मेरी वजह से? इसने हाथ मल के कहा आपकी वजह तो नहीं सर, मगर ताल्लुक़ आपसे ही है। आपकी पार्टी के कुछ कारकुन जब मैंने देखा तो 15-20 थे, अब मुमकिन है ज़्यादा हो गए हों। वो गेट के सामने जमा है और पुलिस के खिलाफ इंतहाई इश्ताल अंगेज़ नारे लगा रहे हैं। मैं समझ गया कि ये रोज़नामा तहलका का खसूसी ज़मीमे का रद्द-ए-अमल होगा। मैंने किसी सियासी लीडर की तरह एक डायलॉग बोला, अवामी गैज़ व गज़ब का तूफ़ान एक दिन ब्यूरोक्रेसी के सियासी टोले को सैलाब की तरह बहा कर ले जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर कुछ नर्वस हुआ, लेकिन ये कारकुन हमारे लिए इंतज़ामी मसला पैदा कर रहे हैं।
सड़क के इस पार एक पुलिस चौकी है, कहीं इनका तसादुम ना हो जाए। मैं खुद भी होटल को महफूज रखने के लिए पुलिस को बुलाना नहीं चाहता सर। अगर आप नीचे जाके इनसे बात कर लें तो शायद वो होके वापस चले जाएं। मैंने कहा ओके, अगर तुम कहते हो तो मैं इन्हें समझा देता हूँ कि वो पूरा मन रहें और किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी ना करें। होटल के मेन गेट में जमा होने वाले कारकुनों की तादाद मुश्किल से 15-20 होगी। होटल की इंतजामिया ने हिफाजती पेशबंदी करते हुए गेट बंद कर दिया था। इससे आने और जाने वाले ट्रैफिक मुतासिर होती थी। सिक्योरिटी का अमला जाने वाली गाड़ियों को पार्किंग के सामने आने वाले गेट की तरफ मोड़ रहा था। नारे लगाने वालों की क़ियादत एक जोशीला नौजवान कर रहा था जिसका कद मुश्किल से 5 फुट होगा। वो हर नारे के साथ पटाखे की तरह उछलता था। बाकी लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहने वाले ही वही जज्बाती अहमक थे जो हर सियासी लीडर को बिला मुआवजा दस्तयाब होते हैं। वो हर जलसा गाह की रौनक बढ़ाते हैं। हर जुलूस में वादों के फरेब दिखाने के बावजूद हर बार खुश फहमी के नए ख्वाब दिखाने वाले किसी मदारी का तमाशा देखने लगते हैं। मैं इनमें से किसी को भी नहीं पहचान सकता था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर एक दोस्ताना शनासाई की पुरमनाफक्त मुस्कुराहट सजा ली और इनकी तरफ देख के यूँ हाथ मिलाया जैसे इन सब से फिर मिलकर मुझे बेहद मुसर्रत हुई। अपने महबूब लीडर को मुलाकात के लिए गेट की तरफ आते देखकर कारकुनों का जोश व खरोश बढ़ गया और इनमें से एक गेट पर चढ़ के नारे लगाने लगा और हवा में मुक्के लहराने लगा। गेट के अंदर खड़ा हुआ मुसल्लह मुहाफिज खासा बदहवास नज़र आ रहा था क्योंकि अभी तक इसे इंतज़ामिया की तरफ से कोई हिदायत मौसूल नहीं हुई थी कि वो मुजाहिरीन का सामना करे या पीछे हट जाए। आमतौर पर किसी भी हंगामा खेज सूरत हाल में पुलिस को फ़ौरन तलब कर लिया जाता है कि वो हालात को पुरसुकून बनाए, मगर पुलिस अपने तौर पर कोई एक्शन लेने से गुरेज करती है। मैंने करीब जाकर लोगों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया और गार्ड से कहा कि वो गेट खोल दे। गार्ड ने थोड़े से तजब्जुब का मुजाहरा किया तो मैंने पीछे देखा। असिस्टेंट मैनेजर मुझसे तकरीबन 50 कदम पीछे था। इसने गार्ड को इशारा किया कि गेट खोल दे। गेट खुलते ही 15-20 अफराद मेरे गिर्द जमा हो गए। मैंने कहा आप लोग बाहर चलें, ये होटल है और यहाँ हमारे गैर मुल्की मेहमान भी ठहरे हुए हैं, वो हमारे बारे में कोई गलत राय कायम न करें। जोशीले नौजवान ने नारा लगाया, कातिल पुलिस। मजमा ने जवाब दिया, हाय हाय। और कुछ लोग पुलिस की चौकी की तरफ मुंह करके ज़ोर ज़ोर से ज़मीमे को यूं हिलाने लगे थे जैसे इनके खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हों। बिलाशुबा ये इश्तियाल दिलाने वाली हरकत थी और पुलिस वाले इसके जवाब में लाठीचार्ज करने आ जाते तो कोई हैरानी की बात ना होती। मैंने लोगों को पीछे हटने और पुरसुकून रहने पर मजबूर किया। मेरे कहने से लोग गेट छोड़ के कुछ फासले पर चले गए जहाँ सड़क के साथ साथ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थीं। वहाँ मैंने एक मुख्तसर सी तकरीर की जिसमें लोगों से कहा गया था कि वो मुश्तिल होकर कानून को अपने हाथ में ना लें। कसूर पुलिस का नहीं, क्योंकि वो तो खुद ब्यूरोक्रेसी के गुलाम है। एक पुलिस मैन के मुजरमाना फेल के नतीजे में सारी पुलिस फोर्स को मुजरिम ठहराना मुनासिब नहीं। जालिमों के एहतसाब का वक्त अब दूर नहीं और वो दूर आने वाला है जब खुद को हाकिम समझने वाले आवाम के खादिम कहलाएंगे वगैरह वगैरह। मैंने कभी किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस से इस किस्म की सूरत हाल में खिताब नहीं किया था। वो 15-20 अफराद बेहद जोशीले थे और इनके जारहाना अज़ाइम देख के मुझे शुबा हुआ कि कहीं किसी ने इन्हें अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने ना भेजा हो या वो किसी साजिशी टोले का आलाकार बनकर ना आए हों। अगर वो अचानक पथराव शुरू कर देते, होटल के और गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगते या किसी गाड़ी को आग लगा देते और फिर फ़रार होते तो इस तकरीबी कार्रवाई पर मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज होता, गिरफ्तार मुझे किया जाता और इल्ज़ाम भी मुझ पर आता कि मैंने खुद ही पार्टी के कारकुनों को होटल के सामने मुजाहरा करने के लिए बुलाया था ताकि इस वाक़े को मीडिया में अच्छा उछाला जा सके। मेरी तकरीर का खातिर ख्वाह असर हुआ। मुजाहरे करने वाले पुरसुकून हो गए। इनके रवैये में तब्दीली ड्रामाई तौर पर आई। पहले वो ऐसे पेश आ रहे थे जैसे इनके आतिश फशां जज्बात की सरकश कुव्वत कंट्रोल से बाहर है और अपने महबूब लीडर पर कातलाना हमले के खिलाफ एहतजाज करने वाले आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देंगे। इन 15-20 अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस चौकी पर मौजूद नफरी भी काफ़ी थी, लेकिन वो यूँ बिहेव कर रहे थे जैसे इनके पीछे 1500 या 15,000 अफराद की ताकत है। जाहिर है वो इन ओवर एक्टिंग कर रहे थे। इनसे खिताब करते हुए मैंने नारे लगाने वाले जोशीले नौजवान को देखा तो वो मेरी नज़र बचा के मुजाहिरीन को आंख मार रहा था और ये सिग्नल था कि बस मुजाहरा ख़त्म, और इसके साथ ही नारे यकलख्त बंद हो गए, यूँ जैसे डोरियों से कठपुतलियों को चलाने वाले ने अपना हाथ रोक लिया हो। मुजाहिरीन में से एक ने ऑटोग्राफ बुक मेरे सामने रख दी। जब मैं दस्तखत कर रहा था तो इस जोशीले नौजवान ने कहा, सर हाशिम आपसे हाथ मिलाना चाहता है। मैंने बेख्याली में पूछ लिया, हाशिम कौन? हाशिम वही नौजवान सर जो आपकी जान बचाते हुए गोली का निशाना बन गया था। नौजवान बड़ा दुखी चेहरा बना के बोला, गोली इसकी रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है, मफलूज पड़ा है तब से बेचारा। अगर इस किस्म का कोई वाक़या शाह आलम की ज़िंदगी में पेश आया था तो मेरे इल्म में नहीं था। चुनांचे मैंने ऑटोग्राफ बुक्स वापस करते हुए सूरत हाल को संभाला। अच्छा वो हाशिम, मैं इससे ज़रूर मिलूँगा। कहाँ है वो आजकल? सर वो आपसे मिलने खुद आया है। नौजवान ने एक बड़ी टोयोटा पिकअप की तरफ इशारा किया जो पुलिस मोबाइल जैसी बनी हुई थी। मैंने कहा, इसने इतनी तकलीफ़ उठाई सिर्फ मुझसे मिलने के लिए? जोशीले नौजवान ने कहा, सर इसे बड़ा सदमा हुआ ज़मीमा देखकर। कह रहा था, काश आज मैं शाह आलम साहब पर चलाई जाने वाली गोली अपने सीने पर रोक सकता। मेरे नज़दीक ये जज्बाती दीवानगी थी, लेकिन हर सियासी लीडर को ऐसे वफादार जानिसार मिल जाते हैं जो इसके साथ अपनी पुरअकीदा वाबस्तगी में किसी भी इंतहा तक जाने के लिए अकल की दलील के मोहताज नहीं होते। मैंने हाशिम को भी अपना ऐसा ही मुरीद समझते हुए इसकी ख्वाहिश पूरी करना अपना इखलाकी फ़र्ज समझा और चंद कदम दूर फुटपाथ के मुतवाज़िन खड़ी हुई पिकअप की तरफ बढ़ गया। पिकअप का रुख होटल की तरफ था।
चुनाचे मैं इसके गया तो होटल का पूरा मंजर मेरी निगाह से ओझल हो गया। पिकअप के पिछले हिस्से पर टीन की छत थी और इसे दरवाजे जैसे 2 फौलादी पट लगा के बंद कर दिया गया था। वैसे बंद कैबिन वाली पिकअप आमतौर पर माल बरादरी में इस्तेमाल होती है, लेकिन मैंने इसमें स्कूल के बच्चों को भी आते जाते देखा था। ये समझते हो कि शायद अंदर लेटे हुए फालिज़दा हाशिम को धूप से बचाने के लिए कैबिन का दरवाज़ा बंद किया गया होगा। खुद ही हाथ बढ़ा के कुंडी खोली और अंदर झांका। इस एक लम्हे में बहुत कुछ हो गया। अंदर से अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर बढ़ने वाला एक हाथ मेरे मुंह पर जम गया। इसका हाथ मेरे रुमाल पर था जो गालिबन क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ था। मेरे दिमाग को एक ज़बरदस्त झटका लगा, मगर इससे पहले कि मैं इस हाथ को हटाने के लिए कुछ करता या खुद पीछे हटता, 2 हाथ ने मुझे पीछे से उठा के आगे धकेला और पिकअप में फेंक दिया। वो होश का आखिरी लम्हा था जिसमें मेरे कानों ने खुद अपने ही जिस्म के फर्श पर गिरने की और फिर कैबिन का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही पिकअप के इंजन के गराने की आवाज़ सुनी। फिर मेरा जहन बेहिस्सी के घुप अंधेरे में डूब गया। बेहोशी से होशमंदी की जानिब वापसी का सफ़र एक तवील पुरअज़ियत तजर्बा था। पहले मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे दिमाग के अंदर चक्की चल रही है। ये बेहंगम शोर रफ्ता रफ्ता एक पुरशोर पंखे की आवाज़ में ढल गया। मुझे यूँ लगा जैसे मैं गोल घूमने वाले झूले पर बैठा हूँ और झूला इतना तेज़ चल रहा है कि मेरी नज़र किसी चीज़ को या किसी चेहरे को फोकस नहीं कर सकती। मैंने आंखें खोलकर देखना चाहा तो मुझे अपने गिर्द हर चीज़ घूमती हुई दिखाई दी। मेरे सर के अंदर अब दर्द की लहरें टीस उठ रही थीं और मेरा हलक ऐसे हो रहा था जैसे मैंने सहराई खुशकरेत फांक ली हो। मालूम नहीं कितनी देर बाद मैंने नज़र जमा के देखने और कुछ सोचने के काबिल हुआ तो मुझे इस समझने में दुश्वारी नहीं हुई कि मुझे अगवा कर लिया गया था। मैं एक आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था जो अब झूले की तरह घूम नहीं रहा था, पानी की लहरों पर बहती कश्ती की तरह डोल रहा था। कमरे में रोशनियाँ थीं जो जल रही थी और मेरे हाथों पैरों में इतनी जान नहीं थी कि मैं उठ के बैठ सकूं। मेरे पेट में एंथेंसी और जाहिर है ये सब क्लोरोफॉर्म जैसी ख़तरनाक दवा के ज़रिए हुआ था। ये अगवा करने वाले वही मुजाहिरीन थे जो शाह आलम की पार्टी के कारकुन बनकर नारे लगाते हुए आए थे। मैंने जहन पर जोर दिया तो रफ्ता रफ्ता मुझे सब याद आने लगा। हाँ, मैंने पिकअप में झांका था क्या देखने के लिए क्या नाम था इस कारकुन का। हाँ, हाशिम। लेकिन अंदर हाशिम नहीं था, अंदर कोई और था। इसने मेरे मुंह पर रुमाल रख के मुझे अंदर खींच लिया और फिर पीछे से मुझे किसी ने अंदर उछाल दिया। बस पिकअप फ़ौरन रवाना हो गई थी। सवाल यह है कि अब मैं कहाँ हूँ। इस सवाल का सही जवाब पाने में जैसे सदियाँ बीत गईं। मैं वक्त की रफ्तार का अंदाज़ा करने की सलाहियत से महरूम हो गया था। हर लम्हा दर्द के एहसास की एक घड़ी हो गया था। ये दर्द मेरे वजूद में नाकताकती की बेबसी बन गया था। मैं अपनी मर्ज़ी से अपना हाथ भी नहीं हिला सकता था। मेरे लिए आंखें खोलना और गिरदो पेश को देखते रहना भी एक मुश्किल काम था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग बेहवसी का दीवा के मगलूब कर लेने वाले असरात के ख़िलाफ़ अपनी जंग में कामयाब होने लगा। मैं अपनी नज़र को मरकूज़ करने और गौर से गिरदो पेश का जायज़ा लेने में कामयाब हो गया। मेरा जहन गिरदो पेश के मंजर को समझने लगा। मैं एक ऐसे कमरे में लेटा हुआ था जिसकी आराइश और तजदीद और कदीम का इम्तजाज था। फ़र्श पर बेशकीमत कालीन थे और खिड़कियों दरवाज़ों के सामने फैले हुए पर्दे जदीद वज़िया किए गए थे। कमरे की एक दीवार में नर्स एयर कंडीशनर के अलावा एक कोने में रखा हुआ टेलीविज़न और दूसरे कोने में रखा हुआ छोटा सा डबल डोर फ्रिज दौर जदीद के पुरतकल्लफ और पुरअसाइश बेडरूम का नक्शा पेश करते थे। लेकिन कमरे का फर्नीचर रवायती कदामत पसंदी का आयनादार था। जिस बेड पर मैं लेटा हुआ था वो तकरीबन 5 फुट चौड़ा और 7 फुट लंबा पलंग था जिसके मोटे मोटे पाए शोख रंगों के नक्शो निगार से मजीन थे। कुशन वाले सोफ़ों के बाजू और पिछले हिस्से पर लकड़ी में तराशे हुए गलबूटे किसी देहाती कारीगर की सनाई का नमूना थे। सोफ़ों के पाए भी मोटी लकड़ी को तराश के बनाए गए थे और इनके ऊपर वाले हिस्से को मस्जिद के मीनार जैसी शक्ल दे दी गई थी। सोफ़े इतने भारी थे कि एक आदमी इन्हें अपनी जगह से नहीं हिला सकता था। ऐसी रंगीन पायों वाली मेज़ के दरमियानी हिस्से में स्याह पॉलिश वाले गुलबूटे खुदे हुए थे और इनमें कोई सफ़ेद मसाला भरा गया था जो देखने में हाथी की दांत की तरह। और ऊपर जहाँ दीवार छत से मिलती थी हर कोने की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ बड़े भदे नक्शनुगार बने हुए थे। कमरे की दीवारों पर गुलाबी रंग था और मजमूई तौर पर असबाब आराइश में तेज़ लाल, नीले और पीले रंग गालिब थे। जब मेरी तबीयत इस हद तक बहाल हो गई कि मैं उठ के बैठ सकूं तो मैं अपनी कलाई की घड़ी देखी, मैं वक्त देखा तो फिर तारीख और दिन पर नज़र डाली तो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे बेहोश होने के 4 घंटे बाद दोबारा होश आया है। मेरा सर अभी तक भारी था और यूँ लगता था जैसे एक भारी पत्थर है जो मेरे कंधों के दरमियान टका दिया गया है। मैं कुछ देर सर थामे बैठा रहा, फिर मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे चक्कर आया और मैं नीचे गिर गया। अब मुझे सख्त मतली भी महसूस हो रही थी। मैं कुछ देर कालीन पर सर रखे पड़ा रहा और फिर हिम्मत करके उठा तो थोड़ी देर झूमने के बाद सीधा खड़ा होने के काबिल हो गया। मैंने एक पर्दा हटा के देखा, इसके पीछे खिड़की थी और खिड़की के शीशों पर अंधेरा काले रंग की तरह जमा हुआ था। दूसरे पर्दे के पीछे एक बंद दरवाज़ा जो शायद बाहर से मकफल था। तीसरा दरवाज़ा पटक बाथरूम का था। मैंने लाइट जलाई तो अपने सामने एक वसी और जदीद वज़िया का मुकम्मल वाशरूम देखा। इस डर से कहीं चिकने टाइलों वाले फर्श पर मेरा पाँव न फिसल जाए, मैंने आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वाश बेसन तक गया और टोटी खोल के अपना सर पानी की धार के नीचे कर दिया। चंद मिनट बाद मैंने सर को तौलिए से रगड़ के साफ़ किया तो मुझे अपनी हालत में नुमाया अफाका महसूस हुआ। अब मैं अपने इस जिंदा या मेहमान खाने का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया। कमरे का दूसरा दरवाज़ा एक और कमरे में खुलता था जो आराइश के एतबार से ड्राइंग रूम समझा जा सकता था। इसमें भी हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी, बेशकीमत और ख़ूबसूरत थी।
मगर मजमूई आराइश के अंदाज में मगरबी फैशन से ज़्यादा मशरक़ी रवायात के हुस्न को महलूस किया गया था। मैंने एक बार बुलंद आवाज़ में पूछा कोई है, तो मुझे अपनी ही आवाज़ बहुत अजनबी लगी। दूसरी बार मैंने ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में बात यही दोहराई, लेकिन मुझे जवाब में वही खामोशी मिली। मैंने ड्राइंग रूम के एक खुले दरवाजे का रुख किया। अगला कमरा भी मेहमानों के बैठने का था, मगर यहाँ फर्शी नशिस्त का इंतज़ाम था। देव फूलदार कालीन पर दीवार के साथ साथ सुर्ख मखमली गिलाफ वाले गाँव तकिए रखे हुए थे और थोड़े थोड़े फासले पर छोटी छोटी ग्लास टॉप मेज़ें नज़र आ रही थीं। दरमियान में एक निस्बतन बड़ी मेज़ पर गुलदान में बिल्कुल ताज़ा फूल लगे हुए थे। ये कमरा भी तकरीबन 18 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा था। इसमें लंबाई का रुख छत से 3 फानूस मुल्लिक थे, जिनमें दरमियान वाला बड़ा था। एक अगर वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेसिंग रूम था तो दूसरा मशरक़ी अंदाज की बैठक थी। दोनों में ख़ास एहतमाम सदर महफिल या मेज़बान की नशिस्त का था। मगरबी अंदाज के ड्राइंग रूम में एक दीवार के साथ शाहाना तख्त जैसा सोफ़ा था, तो बैठक में नशिस्त का खसूसी इंतज़ाम एक 6 फुट चौड़े 9 फुट लंबे कालीन की सूरत में किया गया था, जिस पर बिल्कुल अलग नज़र आने वाले गोल्डन शनील के कवर चढ़े गाँव तकिए लगे हुए थे। मगरबी तर्ज के ड्राइंग रूम में कालीन और पर्दों का रंग भी वही था जो मशरक़ी अंदाज की बैठक में, लेकिन अंदाज़ नशिस्त के फ़र्क ने माहौल को यकसर बदल दिया था। मैं दूसरे से तीसरे कमरे में गया और फिर घूमता फिरता किचन में जा निकला। वहाँ एक खानसमा टाइप शख्स खामोशी से कुछ पकाने में मसरूफ़ था। मेरे खनकान पर वो तेज़ी से पलटा और फिर मुझे देखकर इतना बदहवास हुआ जैसे इसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। सलाम साईं, इसने हाथ जोड़कर कहा। आपने इधर आने की तकलीफ़ क्यों की? मुझे हुक्म देते। मैंने कहा तुम कौन? वो बोला हम साईं हुक्म के ग़ुलाम हैं, आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। मैंने कहा नाम क्या है तुम्हारा? नाम तो साईं अब्दुल्ला बलोच है, पर सब अब्दुल बोलते हैं। वो इसी तरह दस्त बदस्ता खड़ा रहा। मैंने कहा अब्दुल, ये घर किसका है? ये साईं डेरा है पीर सुभान शाह का। वो जब लाहौर आते हैं तो इधर ही आते हैं। मैंने कहा इस वक्त वो कहाँ हैं? इस वक्त तो साईं कुछ पता नहीं कहाँ होंगे। बादशाह लोग हैं, अपनी मर्ज़ी से आते जाते हैं, कभी इस्लामाबाद तो कभी कराची। अभी साईं नाराज़ मत होना, आप मेहमान हो, हमको इजाज़त नहीं है मेहमान से बात करने की, और आपको भी इधर नहीं आना चाहिए। किसी ने देखा तो हमारी शामत आएगी, अभी हुक्म करो। मैंने कहा तुम्हारे अलावा यहाँ कौन है? हमारे अलावा साईं सारे खिदमतगार हैं, सब पुराने मुलाजिम हैं, पीर साईं के नमक ख्वार हैं। मैंने कहा पीर साहब का ये डेरा कहाँ है? मेरे सवाल से वो सख्त परेशान था। हमको कुछ पता नहीं साईं, हम भी आज ही आए हैं। मैंने कहा इतनी बड़ी हवेली में मुझे तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नज़र नहीं आ रहा। वो बोला बाहर चौकीदार हैं साईं, इधर ड्राइवर भी होगा, आप हुक्म करो। मैंने कहा क्या यहाँ टेलीफोन है? हर कमरे में टेलीफोन है साईं। कहा अच्छा तुम काफ़ी बना सकते हो, अभी हाजिर करता हूँ साईं, आप इधर चलो। मैंने कहा अब्दुल, मैं मेहमान हूँ या कैदी? वो मेरे सवाल से नर्वस हो गया। जी साईं। मैंने कहा मेरा मतलब है क्या मैं अपनी मर्ज़ी से हर जगह आ जा सकता हूँ? अगर मैं अभी ड्राइवर से कहूँ कि मुझे कहीं ले चले तो क्या वो गाड़ी निकालेगा? इसने हाथ जोड़ दिए। हमें कुछ पता नहीं साईं, आप मेहमान हो पीर साईं के और हमें हुक्म है आपकी खिदमत करने का, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। मैं किचन से निकल के बाहर गया तो मुझे हवेली की विसअत और शान और शौकत का अंदाज़ा हुआ। ये महल नुमा इमारत और जदीद कदीम तर्ज़ तामीर का खूबसूरत नमूना थी और कम से कम भी 30 कनाल पर मुहित थी। इसकी बैरूनी फसील की बुलंदी 10 फुट से ज़्यादा थी, चुनाचे मैं बाहर का मंजर देखने से कासिर था। इस फसील के चारों तरफ सर्च लाइट्स इस तरह लगाई गई थी कि फसील के दोनों जानिब रोशनी है। तकरीबन 50 गज़ के फासले पर मुझे दाएँ बाएँ दो बुलंद बाला फौलादी गेट नज़र आ रहे थे, जिनके दरमियान तकरीबन 200 फुट का फासला था। एक सुर्ख बजरी बिछी सड़क अंग्रेज़ी हरफ यूं की शक्ल बनाती एक गेट से शुरू होकर दरमियानी लान और बाग के गिर्द घूमती और पोर्च से गुजरती दूसरे गेट तक जा रही थी। सड़क के साथ साथ आराइशी किस्म के दरख्तों की कितार थी और दरमियान में सरसब्ज़ लान था, जिसके वस्त में बहुत खूबसूरत फवारा बना हुआ था। चौकीदार मुझे किसी गेट पर नज़र नहीं आ रहा था। वो शायद किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का गार्ड होगा जो जदीद तरीन असला लिए बाहर खड़ा होगा। ड्राइवर से कुछ फासले पर एक शाहाना किस्म की लैंड क्रूज़र भी खड़ी थी, मगर इसमें कोई ड्राइवर नहीं था। अंदर बाहर की सारी लाइट्स चल रही थी, मगर आवाज़ कोई नहीं थी। ये सूरत हाल मेरे लिए बहुत चकरा देने वाली थी। अभी तक किसी ने मुझे रोका नहीं था और बज़ाहिर मेरी हैसियत मेहमान जैसी ही थी, मगर मेरा दिल ये बात नहीं मानता था क्योंकि मुझे यहाँ मेहमानों की तरह नहीं लाया गया था। मैं पीर सुभान शाह के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन इतना अंदाज़ा मुझे हो रहा था कि वो कोई बहुत दौलतमंद, असर रसूख के एतबार से इंतहाई ताकतवर और जहनी तौर पर चलाक और शफाक शख्स होगा। मुमकिन है वो कोई जद्दी पुश्ती जागीरदार या ख़ानदानी पीर हो। मुल्की सियासत में ऐसे लोगों की अफराद है जो कई नस्लों से हुकूमत को अपना मौरूसी हक समझते आए हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे सुभान शाह भी कोई ऐसा ही नमरूद खुदाई का दावादार पीर होगा। इसने किसी वजह से कोशिश की थी कि मुझे ASP दिलावर शाह के जरिए अपने ताकतवर होने का एहसास दिलाए। ऐसे लोग अपने इलाके में पुलिस अफसर भी अपनी पसंद के रखते हैं और फिर इन्हें अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं। मगर इससे पहले कि ASP दिलावर शाह पीर साईं को कोई फरमान मुझ तक पहुँचाता, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया। हुक्म का गुलाम इसके बावजूद वहीं मौजूद रहा। वो पीर साईं को अपनी कोशिश में नाकामी की खबर देने का हौसला नहीं रखता था। चुनांचे इसने दूसरी चाल चली और हुक्म के दूसरे गुलाम साबिर अली को मुहाफिज के रूप में मेरा निगरान बनाने की कोशिश की, मगर ये तरकीब उल्टी उसके गले पड़ गई। अभी मेरे लिए अंदाज़ा करना मुश्किल था कि आखिर पीर साईं मुझसे मुलाकात के लिए इतने बेचैन क्यों हैं, लेकिन ये समझना दुश्वार न था कि मुझे उस पुरफरेब तरीके से ज़बरदस्ती बुलाने का मकसद क्या हो सकता है। पीर साईं को अपने एक मुरीद ख़ास के साथ मेरा सलूक सख्त नागवार गुजरा होगा
और इन्होंने फैसला किया होगा कि मुझे इस गुस्ताखी पर कुछ सबक सिखाया जाए। बज़ाहिर मुझे घर के अंदर घूमने फिरने की आज़ादी थी और मैं इस कोठी में किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कम हैसियत ना रखता था, लेकिन मेरे लिए आज़ादी का मफ़हूम यकीनन महदूद था। मैं ये फ़र्ज़ नहीं कर सकता था कि मैं चाहूँ चला जाऊँ और जिससे चाहूँ रब्ता करूँ। इसका सबूत मुझे फ़ौरन ही मिल गया था। मैंने वापस अपने कमरे में आके देखा तो मुझे टेलीफोन नज़र आ गया, मगर इसमें कोई आवाज़ नहीं थी। टेलीफोन बाकी हर कमरे में था मगर बेजान था। गालिबन कोठी के अंदर जितने फ़ोन थे इनका बाहर की दुनिया से रब्ता वक्ती तौर पर मुनक़ता कर दिया गया था। मुमकिन है हवेली का अपना 1-2 लाइन का एक्सचेंज हो और किसी भी फ़ोन को डिसकनेक्ट करना ऑपरेटर के इख्तियार में हो। अब्दुल थोड़ी देर बाद काफ़ी लेकर आया तो मैंने फिर इससे बात करने की कोशिश की। अब्दुल, तुम्हारे और ड्राइवर या चौकीदार के अलावा यहाँ कोई ऐसा ज़िम्मेदार मुलाजिम है जो मुझे कुछ बता सके? इसने हाथ जोड़ दिए। साईं, हम इधर आपसे कोई बात नहीं कर सकते। पीर साईं को पता चल जाएगा तो हमारी ज़ुबान छुरी से काट देंगे। मैंने कहा, लेकिन इस वक्त तो पीर साईं यहाँ मौजूद नहीं है। इसने खौफज़दा नज़रों से बाहर देखा। लेकिन दूसरे बंदे हैं जो हमारी शिकायत कर सकते हैं। हम बहुत गरीब लोग हैं साईं। मैंने कहा, सिर्फ इतना बताओ कि पीर साईं के बारे में मुझे कोई बता सकता है? अगर मुझे इनसे मिलना हो या इनसे फ़ोन पर बात करनी हो, अभी इनका वो आ जाएगा ना साईं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ सेक्रेटरी, वो किसी काम से गया है। अब्दुल ने जाते जाते कहा। काफ़ी बहुत उम्दा थी। देहाती खानसामा एक मॉडर्न किचन चलाने का तजर्बा रखता था। काफ़ी पीते हुए मैंने अपनी मौजूदा हालत पर गौर किया। मैं अचानक सबसे कट गया था। रईस जब ऊपर वाले कमरे में जीरे ब्लेड को मेरा सामान पहुंचा के वापस आया होगा तो मुझे गायब देख कर शक में मुबतला नहीं हुआ होगा। इसने पहले तो ये समझा होगा कि मैं किसी काम से बाहर निकला हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद इसे तस्वीर लाक होगी कि इसे बताए बगैर ही होटल से बाहर कहाँ जा सकता हूँ। इंतज़ार से घबरा के इसने होटल के असिस्टेंट मैनेजर से पूछा होगा तो इसने बताया होगा कि आलम अपनी पार्टी के कारकुनों से बात करने गए थे। मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि मुजाहिरीन को समझा बुझा के मुंतशिर कर दें और इन्होंने चंद मिनट में मुजाहरा ख़त्म करा दिया था। क्या इसके बाद वो लौट के कमरे में नहीं आए? मुमकिन है वो किसी काम से चले गए हों। मुजाहिरीन इनकी पार्टी के वफादार कारकुन थे। क्या पता वो शाह आलम को अपने साथ ले गए हों। इन्हें पार्टी लीडर से कोई काम पड़ गया हो। मज़ीद घंटे 2 घंटे इंतजार के बाद रईस का शक यकीन में बदल गया होगा कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैं सचमुच पुरअसरार तौर पर गायब हो गया हूँ, लेकिन रईस का शक भी मुजाहिरीन की तरफ कैसे जा सकता था? समझेगा कि मुझे ASP दिलावर शाह ने उठवा लिया। साबिर अली को तो मैंने फंसा दिया था, मगर दिलावर शाह एक सीनियर पुलिस अफसर था और किसी ASI से कहीं ज़्यादा इख्तियारात का मालिक था। वो कुछ भी कर सकता था। सोच सोच के मेरा दिमाग थक गया था। काफ़ी ने मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचाया था। मैं जहनी और जिस्मानी तौर पर पूरी तरह मुस्तैद हो गया था। अब मुझे ये कैद गिरां गुजर रही थी, लेकिन मैं बेबस था। अगर मैं गरीब खानसामा या ड्राइवर को नॉकआउट कर देता तब भी बाहर नहीं निकल सकता था। कोठी के अंदर घूमने फिरने की आज़ादी मुझे इसलिए हासिल थी कि बाहर की फसील बहुत ऊंची थी। इस पर कांटे वाली तार की बाड़ थी और ये बात खासे वसूख से कही जा सकती थी कि इस बाड़ में बरकी रो होगी। फसील के बाहर भी पहरा इतना सख्त होगा कि मेरे बाहर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे दिल में एक ख्वाहिश ये भी थी कि मैं पीर साईं से मिलूं और इससे पूछूं कि इसने तारुफ हासिल करने का पुरअसरार और गैर शरीफाना तरीका क्यों इख्तियार किया था मेरे साथ। अगर इसका पैगाम मिलता तो कोई वजह नहीं थी कि मैं इससे मिलने से इनकार करता। काफ़ी पीने के बाद मैंने सोचा कि मुझे घूम फिर के कोठी का मुआयना या जायज़ा लेना चाहिए। शायद सूरत हाल इतनी मायूस कुन ना हो जितनी मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जब मैं उठना चाहा तो मुझ पर नकाहत गालिब आने लगी। ये बड़ी अजीब बात थी। काफ़ी पी के मुझे ज़्यादा चुस्त महसूस करना चाहिए, मगर मेरे पाँव इतने बेजान हो रहे थे कि मेरे जिस्म का बोझ उठाने से कासिर लगते थे। मैंने सर झुड़क के नाताकती के इस दख्ती एहसास से निजात हासिल करनी चाहिए, लेकिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा तो मैं समझ गया कि यह सारा फसाद इसी काफ़ी का है। मुझे काफ़ी में कोई बेहोशी की दवा दे दी गई थी और इसलिए ज़रूरी हो गया था कि मैं अचानक उठ के पीर साईं की कोठी का जायज़ा लेने निकल ना खड़ा हूँ। शायद मुझे ज़ेर वाम लाने वाले को यकीन होगा कि मैं इतनी जल्दी होश में नहीं आ सकता। वजह कुछ भी हो, इस देहाती और बेवकूफ़ नज़र आने वाले खानसामा ने बड़ी सादगी से मुझे साईं साईं कहते हुए खुद को महफूज रखा। मुझे किसी दुश्वारी के बगैर फिर होश से बेगाना कर दिया। मैं चकरा कर नीचे गिरा। इसके साथ ही गिरदोपेश का मंजर मेरी नज़रों से ओझल हो गया। जब मैं फिर होश में आया तो मुझे मंजर बिल्कुल बदला हुआ नज़र आया। एक नज़र में मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं किसी थाने के हवालात में हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई कैदी नहीं था। मेरे जिस्म पर वही कपड़े थे और मैं सीमेंट के सख्त और सर्द फर्श पर सीधा लेटा हुआ था। मेरे हाथ पर से घड़ी उतार दी गई थी, चुनांचे मैं वक्त, दिन और तारीख का सिर्फ अंदाज़ा नहीं कर सकता था। आमतौर पर बेहोशी की दवा का असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। मैंने काफ़ी रात 10:30 बजे पी थी। इस हिसाब से ये सुबह 5-6 बजे के दरमियान का वक्त था और दिन के साथ तारीख बदल गई थी। आमतौर पर हवालात हर थाने की इमारत का एक ऐसा कमरा होता है जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन यह हवाला जैसा कमरा किसी अलग जगह पर बनाया गया था। ये खासा बड़ा हाल जिसकी लंबाई शायद 24 फुट होगी और चौड़ाई 12 फुट। इसके 8 फुट हिस्से को लोहे की सलाखें लगा के बंद कर दिया गया था। 14 फुट लंबे हिस्से में मेरे पीछे और दाएं बाएं सपाट दीवारें थीं। कमरे का बाकी हिस्सा भी बिल्कुल खाली था। इसमें फर्नीचर की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन फर्श में लोहे की एक कुर्सी नस्ब कर दी गई थी। इसके ऐन मुकाबिल दीवार पर थोड़े थोड़े लाइट्स से सर्च लाइट्स लगाई गई थी जो इस वक्त रोशन नहीं थी। तमाम सर्च लाइट्स को कुर्सी पर फोकस किया गया था
और इस दीवार में लोहे के मजबूत हुक फर्श से 10 फुट की बुलंदी लगाए गए थे और इनसे फुलादी जंजीरें मुंसलिक थीं। छत से लोहे के हल्के आवेज़ां थे और एक गोशे में कुछ रस्सियाँ और चमड़े की बेल्टें पड़ी थीं। ये सब एज़ाए रसानी और जिस्मानी तशद्दुद का सामान था। मुबैना मुल्ज़िम से किसी भी जुर्म का इकरार कराने के लिए लोहे की कुर्सी के साथ बांध दिया जाता होगा, कलाई में जंजीरें डाल के इसी दीवार पर कपड़े की तरह टांग दिया जाता होगा और इस तरह के इसके पैर ज़मीन को न छुएं या छत से आवेज़ा हल्कों में इसके पाँव डाल के इसे उल्टा लटकाया जाता होगा। मेरी नज़रों के सामने पुलिस का अक़ुबत खाना था, जहाँ लाए जाने वालों पर ऐसे इंसानियत और तशद्दुद के हरबे आजमाए जाते थे जिनके तसव्वुर से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बात मुझे अजीब लगी थी वो ये थी कि हवालात में दूसरे इंसानी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी जो किसी भी पुलिस स्टेशन के माहौल का हिस्सा होती हैं। गाली गलौज, चीखो पुकार, औदादारी, टेलीफोन की घंटी, गाड़ियों के आने जाने की आवाज़ें और ज़िंदा इंसानों के वजूद का सबूत फराहम करने की आवाज़ें। इस हवालात का माहौल भी निस्बतन साफ़ सुथरा। मैंने शहर के अक्सर थानों के हवालात में वही बदबूदार और ऐसा बू महसूस किया था जो किसी पब्लिक टॉयलेट की स्ट्रांड जैसा था और इसकी वजह यह थी कि हवालाती जब तफ्तीश के लिए निकाले जाते थे तो खौफ से इनका पेशाब वहीं खता हो जाता था। तफ्तीश के बाद लॉकर्स वहाँ डाल दिए जाने वाले भी बाज़ औक़ात अपने ही खून या पेशाब पखाने की गंदगी से लथड़े हुए होते थे। मैंने किसी हवालात को कभी बिल्कुल खाली भी नहीं देखा था। अमूमन इतने ही बड़े कमरों में 8-10 अफराद पड़े नजर आते थे। बाज़ औक़ात इनकी तादाद 15-20 तक भी हो जाती थी, लेकिन इस साफ़ सुथरी हवालात में मेरे सिवा कोई भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मेरी समझ में आने लगी कि मैं किसी थाने के हवालात में नहीं हूँ बल्कि किसी की निजी जेल में हूँ। ये जगह गालिबन पीर साईं के इस कसरे आलीशान के तहखाने में थी और दूसरी बार बेहोश करने के बाद मुझे ज़्यादा सख्त हिफाजती इंतजामात के लिए एक पुरतकल्लफ ख्वाबगाह से इस ज़मीन में दोज़े कैद खाने में मुंतकिल कर दिया गया था। इस इंतज़ाम की ज़रूरत को मेरा जहन समझने के कासिर था। मैंने तो कोई ऐसी हरकत की नहीं थी जिसकी ये सज़ा थी। मैं होश में आने के बाद उठ के सिर्फ किचन तक गया था और खानसामा से चंद बातें की थी जो बिल्कुल बेज़रर थी। मैंने फ़रार होने की कोशिश तो दरकनार फ़रार के किसी रास्ते का अमली जायज़ा तक नहीं लिया था। हवालात के अंदर वक्त भी कैद भी महसूस होता था। बाहर यकीनन वक्त अपनी असली रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर इन सलाखों के पीछे मेरा वक्त जैसे रुक सा गया था। होश के लम्हे शुमार करते करते मैं बिलाखिर इस काबिल हो गया था कि बैठ सकूं, फिर खड़ा हो सकूं और फिर अपनी मज़ीद महदूद हो जाने वाली आज़ादी से फ़ायदा उठाते हुए ज़िंदा की दीवारों के हिसार में चल फिर सकूं। इन सलाखों के पीछे मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय सोचने के। चुनांचे मैं जंगल से पकड़े जाने वाले जानवर की तरह से पिंजरे में चक्कर लगाता रहा और अपने आप से वो सवालात करता रहा जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा? पीर साईं मुझसे क्या चाहता है? किसी वजह के बगैर वो मेरा दुश्मन क्यों हो गया है? इंसाफ है कि हुक्म अकवियत से पेशतर एक बार सोए दामिन यूसुफ तो देखे। अगर किसी ने गलत फहमी की बिना पर मुझे उठवा लिया है, क्या इसका ये इखलाकी फ़र्ज़ नहीं बनता कि मुझे अपनी सफाई पेश करने का मौका दे, मेरी भी सुने? लेकिन मुश्किल ये थी कि पीर साईं जैसे लोग अपनी ज़ात को हर किस्म के इखलाकी या कानूनी जिम्मेदारियों और पाबंदियों से बालातर समझते हैं। मालूम नहीं इस वक्त पीर साईं की मसरूफियत कौन होगी। वो रात के आखिरी पहर में कहाँ और किसकी ख्वाबनाज में महव इस्तराहत होगा। जब इसकी सुबह होगी और इसके मामूलात में जहाँ मेरे लिए गुंजाइश होगी, इससे पहले वो मेरे बारे में सोचेगा भी नहीं। बेबसी के तवील अजाबनाक इंतज़ार के बाद जब मैं देखते और सोचते सोचते भी थक गया था, हाल के आखिरी हिस्से तक एक दरवाज़ा खुला और एक साथ 3 अफराद अंदर आ गए। इनमें से एक ने अपने हाथ में ट्रे उठा रखी थी, बाकी 2 के हाथों में जदीद तरीन खुद कार क्लाशनकोफ़ें थीं। इनमें से एक ने दरवाजे को अंदर से मकफल किया और वहीं रुक गया। दूसरा इस मुलाजिम के साथ आगे आया जिसने नाश्ते की ट्रे उठा रखी थी। इसकी लंबी लंबी मूछें इसके मुख्तसर कद से ज़रा भी मैच नहीं करती थी, मगर इसकी आंखों में एक बुझी बुझी सी शफाक चमक थी। ट्रे उठा के लाने वाला वही खानसामा था जिससे मेरी गुज़श्ता शब किचन में मुलाकात हुई थी। मूछें वाले मुहाफिज ने चंद फिट के फासले पर रुक के कहा, इधर से पीछे हट जाओ बाबा। मैंने इसकी बात सुनी, अनसुनी कर दी और मुस्कुरा के कहा, क्या हाल है तुम्हारा अब्दुल? अब्दुल का चेहरा सूजा हुआ था और एक आंख पर नील भी नज़र आ रहा था। इसने मेरी बात को कोई जवाब नहीं दिया और हवालात के गेट का ताला खोलने लगा। मूछों वाले को मेरे अंदाज़े बेनियाजी ने मुश्तिल किया। देखो बाबा, हमको आर्डर है कि गड़बड़ हो तो तुमको गोली मार दे, आगे मत आना। अब्दुल ने ट्रे अंदर खुसका के दरवाजे को फिर मकफल कर दिया। अभी नाश्ता कर लो साईं, हम बर्तन वापस ले जाएंगे। मैंने कहा, कल काफ़ी खूब पिलाई तुमने, क्या इस चाय में बेहोशी की दवा डाली थी? मुहाफिज ने गरा के कहा, अभी फालतू बात नहीं करनी। मैंने ट्रे को अपनी तरफ खिसका लिया। तुम मुझे कुत्ते के छोटे से पल्ले की तरह लगते हो जो चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद मेरे पर भौंक रहा हो। फर्त इश्तहाल से इसकी मूछें लर्जने लगी, मगर वो खून के घूंट पी कर खामोश रहने के सिवा क्या कर सकता था। मैंने नाश्ते पर गौर किया। इसमें 2 पराठे थे, थोड़ी सी आलू की भुजिया और एक केतली में रेडीमेड मिक्स चाय। मैंने गुज़श्ता रात भी कुछ नहीं खाया था, चुनांचे अब सामने खाना देख के मेरी भूख चमक उठी थी। मैंने नाश्ता लाने वाले 3 मामूली हैसियत के मुलाजमों से फजूल बात करना लाहासिल समझा। अब्दुल को गुज़श्ता रात मुझसे गैर ज़रूरी बातें करने की अच्छी खासी सज़ा मिली थी। अब मैं लाख कोशिश करता वो मेरे किसी सवाल का जवाब ना देते। चाय पीने में फिर रिस्क था।
लेकिन मेरी अक्ल यही कहती थी कि अब मुझे मज़ीद बेहोश रखने की ज़रूरत बाकी नहीं रही थी, और शायद ये नाश्ता इसलिए लाया गया था कि जब मुझे पीर साईं के सामने पेश किया जाए तो मेरी हालत ठीक हो। लेकिन इसके बरक्स सूरत हाल भी मुझे मंजूर थी। इस पिंजरे में जाग के वक्त एक एक लम्हा शुमार करने से तो यही बेहतर होगा कि मैं सो जाऊँ। मैंने नाश्ता ख़त्म किया तो अब्दुल ने ट्रे उठाई और सलाखों वाले दरवाजे को फिर मकफल कर दिया। मुहाफ़िज़ों ने इसके लिए बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोल दिया, मगर खुद अपनी जगह मौजूद रहे। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हो रहा था, ये हवालात ज़ेर ज़मीन थी। जब अब्दुल बाहर गया तो मुझे एक लम्हे के लिए इस सीने की एक झलक दिखाई दी जो ऊपर जा रहा था। नाश्ते ने मेरे जिस्म में तवानाई भर दी। अंदर टहलते हुए मैं बेचैनी से इस अजाब के ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा और चाय में मिलाई जाने वाली बेहोशी की दवा के असरात के ज़ाहिर होने का इंतज़ार करता रहा। वक्त एक जंजीर गनाबाज हो गया था जो काटे नहीं कटती थी। मैं चाहता था कि बकौल शहर जो हम पे गुजरनी है एक बार गुजर जाए। बिलाखिर मेरी दुआएं कबूल हुईं। दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से किसी ने कुछ कहा। एक मुहाफ़िज़ ने फ़ौरन चाबी लगाकर कुफल खोल दिया, फिर अंदर आने वाले को सलूट किया। अंदर आने वाला एक ASP दिलावर शाह था। इससे वहाँ देख के मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। एक सवाल जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला था, ये था कि दिलावर शाह किसके हुक्म का गुलाम था। दिलावर शाह बावकार कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ और बड़े स्टाइल से सिगरेट का धुआं फिजा में बखेरता हुआ आगे आया। वो हवालात की सलाखों से चंद कदम के फासले पर रुक गया। तुम हैरान नहीं हुए मुझे देख के शाह आलम? इसने कहा। मैंने कहा नहीं, बस मुझे अपने एक सवाल का जवाब मिल गया है कि वर्दी तो तुम्हारे जिस्म पर हुकूमत पाकिस्तान की है, लेकिन तुम्हारी गर्दन में पट्टा किसी और ने डाल रखा है। आज मालूम हो गया कि तुम किसके टुकड़ों पर पलने वाले हो। इसका चेहरा मसक होने लगा। कुत्ते की तरह तो तुम भौंक रहे हो। रस्सी जल गई पर बल ना गया। मैंने कहा यही रस्सी एक दिन तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा बनेगी दिलावर शाह। इस वक्त अपना बिल खाना देखना। इसने आधी सिगरेट को पाँव से मसल दिया। तुम अखबार वालों ने खबरें छाप छाप के हमें बना रखा है। तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो शाह आलम कि तुम्हें अब कोई नहीं पूछता। तुम्हारी सियासी हैसियत का ग्राफ ज़ीरो की तरफ जा चुका है। मैंने कहा फजूल बातों में वक्त गंवाए जाने के तुम्हें मुझे मेरा जुर्म बताओ। इसने एक और सिगरेट निकाली और इसे पुरसुकून अंदाज में लाइटर से जलाने लगा। एक कश का धुआं खारिज करके इसने कहा तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ामात की एक तवील फहरिस्त है। मैंने कहा तुम कानूनी इल्ज़ामात की बात किस मुँह से करते हो? वो बोला मैं कानून का नुमाइंदा हूँ, पुलिस सर्विस पाकिस्तान के एक आला अफसर हूँ और मैंने तुम्हारे खिलाफ कायम किए जाने वाले तमाम कानूनी मुकदमात की फ़ाइलें दोबारा खोली हैं। साईं, फिर मुझे कानून के तहत गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? कानूनी तरीके से मेरे खिलाफ गिरफ़्तारी का वारंट भी नहीं मिला था। इसने सर हिलाया। मैंने कोशिश की थी कि तुम कानूनी गिरफ़्तारी से महफूज रखो। तुम्हें यकीनन इल्म होगा कि तुम्हारे खिलाफ पुराने मुकदमात की फ़ाइलें फिर खोल दी गई थी और इस वक्त अगर तुम यहाँ ना होते तो किसी थाने हवालात में आम कैदियों के साथ पड़े होते। मैंने कहा हवालात तो ये भी है साईं, ये पीर सुबहान शाह का वो मेहमान खाना है जहाँ ख़तरनाक मुजरिम रखे जाते हैं। तुम्हें पहले गलती से मुअज़्ज़िज़ मेहमान का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन फिर पता चला कि तुम जोडो कराटे के माहिर बन चुके हो। खाली हाथों से भी हथियार का काम लेना जानते हो। ऐसे ही साबिर अली का बयान सुनने के बाद तुम्हें यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। तुमने इस पर एक झूठा मुकदमा क्यों बनाया? तुम्हें मालूम नहीं था शायद कि वो पीर साईं का ख़ास आदमी है? मैंने कहा इसने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। वो तुम्हें कुछ नहीं बता सकता था। वक्त तुम्हारे लिए बहुत बदल गया है शाह आलम। तुम अब वो सियासी लीडर नहीं हो जिसके पीछे चलने वाले हज़ारों थे। तुम्हारी एक असला बरादर गुंडा फोर्स थी जो तुम्हारे नाम पर किसी भी जान लेने के लिए तैयार रहती थी। फातिहा आलम फोर्स। इस वक्त लोग तुमसे डरते थे। तुम्हारे दुश्मन बहुत थे मगर तुम महफूज रहे। तुम्हारे वो दुश्मन आज तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं और इनके लिए पुराने बदले चुकाने का वक्त आ गया है। सारी बात अचानक मेरी समझ में आ गई। पीर साईं को अभी इस दिन का इंतज़ार था। ज़ाहिर है तुम अगर ज़रा भी हकीकत पसंद होते तो तुम्हें हालात का सही अंदाज़ा होता तो शायद तुम लौट के पाकिस्तान आने का रिस्क ना लेते। अब तुम क्या करोगे शाह आलम? मैंने सोच के कहा। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? साईं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे इख्तियार में अब क्या है? मैंने कहा कानूनी मुकदमा से मैं नहीं डरता। मुझे मालूम है कि वो झूठे थे और अदालत में झूठ सामने आ जाएगा। नहीं शाह आलम, अदालत पर और इंसाफ के अमल पर इतना भरोसा मत करो। किस बेगुनाह को मुजरिम साबित करना है और किस मुजरिम को बेगुनाह, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। असल मामला कुछ और हैं, तुम जानते हो। मुश्किल ये थी कि मैं कुछ भी नहीं जानता था मगर इसका एतराफ़ नहीं कर सकता था। शाह आलम के मामलात का शाह आलम को इल्म ना हो ये कैसे हो सकता है? अगर मैं ASP दिलावर शाह से कहता कि मुझे पीर साईं से शाह आलम के इख्तलाफात की वजह बताओ तो वो समझता शायद मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने एहतियात के साथ अल्फाज का इंतखाब किया। ASP दिलावर शाह, सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। कल के दोस्त आज के दुश्मन और कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाएं तो ये कोई अनोखी और अनहोनी बात नहीं। सियासत में ईमानदारी का खेल चलता है। इसने मुझे गौर से देखा। पीर साईं ने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम इनके मुकाबले पर अपना बंदा खड़ा मत करो, लेकिन तुम नहीं माने थे। हासिल किया हुआ था तुम्हें। तुम्हारा उम्मीदवार तो एक आम आदमी था। वो पीर साईं के मुकाबले में जीत ही नहीं सकता था। अगर वो जीत जाता तो पीर साईं के मुरीद इसे कत्ल कर देते, लेकिन इसने इंतखाबी जलसों में पीर साईं के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा इसके ज़िम्मेदार तुम थे। खुद तुमने बहुत बकवास की थी। तुम्हारे इस उम्मीदवार से तो हमने निमट लिया था, अभी तुम बाकी थे। देखो
मैं तस्लीम करता हूँ कि वो मेरी गलती थी और पीर साईं के सामने इसका एतराफ़ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी गलती पर किसी से माफ़ी मांगने को अपनी बेइज्जती तसव्वुर नहीं करता, ख्वाह मेरे सामने कोई मुझसे बड़ा हो या छोटा। वो सोच में पड़ गया। चलो फ़र्ज़ करो तुम पीर साईं से सियासी मामला तय कर लेते हो, तुम सियासत के खेल से बाहर हो गए हो, तो यही कर सकते हो कि बेशरम बन के सबसे माफ़ी मांग लो। जब आदमी गैरत को बेचने पर तुल जाए तो इसके लिए बेइज्जती को कोई बात नहीं रहती। लेकिन तुम अपने कारोबार क्या करोगे? कितना नुकसान किया तुमने पीर साईं का? मैंने कहा मेरा कारोबार? कौन सा कारोबार? वही जो तुम पीर साईं के दुश्मनों के साथ मिलकर चलाते हो। मैंने अंदाजे से अंधेरे में तीर चलाया। तुम्हारा मतलब है नवादरात का बिज़नेस? वो तल्खी से बोला, नहीं, रेडी पर कबार बेचने का बिज़नेस। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा तीर निशाने पर लगा है। हर बिजनेसमैन में कारोबारी रकावत की इंतहा दुश्मनी पर हो सकती है, लेकिन रब नवाज ने आज तक कभी पीर सुभान शाह का नाम मेरे सामने नहीं लिया था। ये मेरे लिए एक इंकशाफ था कि आसार कदीमा और नवादरात के बिज़नेस में मलक रब नवाज और पीर साईं एक दूसरे के हरीफ नहीं, जानी दुश्मन भी थे। मैंने कहा वो बिज़नेस तो मैंने ख़त्म कर दिया है। मुझे नफ़रत आमेज़ नज़रों से देखता रहा। अभी इसी वक्त ख़त्म कर दिया है? नहीं साईं शाह आलम, ऐसे तुम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैंने बरहमी से कहा, तुम क्या समझते हो मैं डर के झूठ बोल रहा हूँ? इसने गर्ज के कहा, हाँ झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो चोर के बच्चे। ये तुम नहीं बोल रहे हो दिलावर शाह, तुम्हारी वर्दी बोल रही है और पीर साईं की हमायत बोल रही है, वरना तुम्हारी मजाल नहीं थी कि मुझसे इस लहजे में बात कर सकते। मैंने भी धाड़ के कहा, देखो शाह आलम, मेरी नज़र में तुम्हारी औकात एक मामूली चोर के बराबर भी नहीं है जो मस्जिद से जूतियाँ चुराता है या मालिक की तिजोरी से रुपये। मेरे सामने तुम्हारा ड्रामा नहीं चलेगा। मैंने पीर साईं से वादा किया है कि इनका माल तुमसे बरामद करके छोड़ूंगा। चोरी का माल बरामद करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसका अभी तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं। वो खालिस पुलिस वालों के अंदाज में धमकी देने लगा। आज तुम मेरे काबू में आए हो तो तुम बोलोगे, मैं तुम्हारी खाल में भस भर के पीर साईं के सामने रख दूंगा तो तुम्हारा और चोर पे पतला बोलेगा। मैं सख्त उलझन में पड़ गया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे बार बार चोर क्यों कह रहा है और चोरी का कौन सा माल बरामद कराना चाहता है। ये शाह आलम की ज़िंदगी का कोई ऐसा राज जो मेरे इल्म में भी नहीं था। मैं इससे लाइल्मी का इजहार भी नहीं कर सकता था और हकीकत जाने बगैर कोई बात करने के रिस्क भी नहीं ले सकता था। अब मेरी समझ में आने लगा कि मुझे इस अकोबत खाने में क्यों लाया गया। ASP मुझसे वो माल बरामद करना चाहता है जो मैंने चोरी नहीं किया था, और इस माल के बारे में मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो शाह आलम ने चोरी किया था या रब नवाज ने। इसके बारे में मैं कुछ बताना भी तो कैसे। बिलाखिर मैंने कहा, दिलावर शाह, मैं पीर साईं से मिलना चाहता हूँ। तुम पीर साईं से मिल सकते हो, लेकिन मैंने इसकी बात काट दी। लेकिन क्या? मुझे जो बताओ मैं पीर साईं को बताऊँगा। वो नफ़ी में सर हिलने लगा। नहीं सही, पहले तुम मुझे बताओगे। अचानक मैंने एक जुआ खेलने का फ़ैसला किया। मैंने चीख के कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से फजूल भौंकने वाले कुत्ते। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊँगा? पिंजरे में बंद करके तुमने शेर को गिदड़ समझ लिया है। मैं तुम्हें खा जाऊँगा दिलावर शाह। मैंने इसे और इसकी पुलिस अफसरी को एक से बढ़कर एक गंदी गाली दी जो इसके मुहाफ़िज़ों ने भी सुनी। मेरा यह हरबा मौसर रहा। ASP दिलावर शाह ने अपने रवैये से किसी खौफ का इजहार नहीं होने दिया, लेकिन इसके जारहाना तेवर बदल गए। इसने अपने अंदाज़े बेनियाजी से यह साबित करने की कोशिश की कि इसने मेरी दी हुई गालियों को सुना ही नहीं, और सुना तो फजूल बकवास समझ के अहमियत नहीं दी। आज पहला दिन है शाह आलम, अगले 2 दिन में तुम्हारी ज़ुबान बदल जाएगी, लेकिन तुम चाहो तो ख़ुद को बड़े अजाब से बचा सकते हो। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि लंदन में चोरी होने वाला 6 लाख का माल अब कहाँ है? ऐन मुमकिन था कि यह जुमला सुन के मैं उछल पड़ता, लेकिन मैंने अपने रद्दमल का इजहार नहीं होने दिया। 6 लाख का माल? हाँ, वो सब नवादरात अब कहाँ हैं? मैंने कहा, पागल के बच्चे, अभी तक लंदन की पुलिस ये बात मालूम नहीं कर सकी, लेकिन मैं कर लूँगा। वो चिल्ला के बोला। मैंने जवाब में चिल्ला के कहा, और मैं कह चुका हूँ कि बताऊँगा, पीर साईं को बताऊँगा। पहली बार इसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार नजर आए। मुझे पता था कि चोर का माल चोर नहीं हो सकता। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ज़हन इस उलझन को सुलझाने लगा था। मैंने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो माल मैंने चोरी नहीं किया था। मैं तो 2 साल से लंदन में था। माल तुमने चोरी किया या रब नवाज ने, बात एक ही है। वो माल पीर साईं का था और इन्हें वापस मिलना चाहिए। मैंने अब खुद को ज़्यादा पुरएतमाद महसूस किया। कियास आराई की बिना पर मैंने जो नताइज अखज़ किए थे वो दुरुस्त साबित हो रहे थे। मैंने कहा, दिलावर शाह, तुम पर यकीनन पीर साईं को बहुत एतमाद है और ख़ुद को पीर साईं की नज़र में मोतबर रखने के लिए ज़रूरी है कि तुम इसके साथ कुत्ते से ज़्यादा वफादार बन के रहो और तुम्हारी कारकर्दगी में रेस के घोड़े जैसी रहे। वो घराया, तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं रिश्ते में पीर साईं का साला भी हूँ और बिजनेसमैन भी। इसकी एक पार्टनर मेरी बहन है। मैं संभल गया। ये कहने की बात नहीं, मगर तुम पीर साईं के साले ना होते तो शायद पुलिस के एक कांस्टेबल ही हो सकते थे। तुमको कोई ASP आई भर्ती ना करता। शाह आलम, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूं जो थाने में एक आम चोर के साथ होता है। तुम ये देख रहे हो? इसने एज़ार सानी के असबाब की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, 2 बातें जहन में रखो दिलावर शाह। एक ये कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है। सियासत में मेरी अहमियत कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। अभी मेरे ऐसे वफादार और जानिसार हैं जो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं और तुम्हारी जान ले भी सकते हैं। वो तलखी से हंसा। हशर से पहले इतना पता नहीं चलेगा कि इनका लीडर कहाँ गया। मैंने कहा, दूसरी बात, तुमने ऐसे मुजरिम भी देखे ज़रूर होंगे जो तसद्दुस से मर जाते हैं लेकिन अपनी ज़ुबान नहीं खोलते। मेरे ना बीवी बच्चे ना माँ बाप जो मुझे रोएंगे, लेकिन तुम्हें रोने वाले बहुत हैं
बहुत से सहाफ़ी तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं, तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। हंसा, लेकिन तुम्हें तो अपनी ही पार्टी के लोग अपने साथ ले गए थे। मैंने कहा क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम काम की बात करें? मेरे और पीर साईं के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, इसके लिए इनके और मेरे दरमियान बराह रास्त मुलाकात ज़रूरी है। वो फिर अपनी बात पर अड़ गया, जब तक माल बरामद ना हो कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। मैंने कहा तुम पीर साईं तक मेरा एक पैगाम पहुँचा दो, मैं रब नवाज के साथ अपना बिजनेस ख़त्म कर चुका हूँ। वो माल अब भी बरामद हो सकता है मगर रब नवाज से, और इस काम में पीर साईं की मदद मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। मुझे कैद में अजियत देकर या मेरी जान लेकर उन्हें कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम बराबरी की सतह पर एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। मुस्तकबिल में इनका और मेरा कारोबारी इश्तराक भी मुमकिन है। दिलवर शाह कुछ देर सोचता रहा, जैसे वो किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हो। चंद मिनट खामोशी में गुजर गए, लेकिन इसकी सूरत के तासुरात से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे तरकश का ये आखिरी तीर भी निशाने पर लगा है। बिलाखिर इसने सिगरेट को फर्श पर डाल के जूते की एड़ी से बुझाया। पीर साईं कल रात ही कराची से आए हैं, मैं मौका मिलते ही इनसे बात करूँगा, इसने कहा और झुंझलाहट के अंदाज में पैर पटकता चला गया। इसके साथ ही दोनों मुहाफिज भी गायब हो गए, जो अपनी मुस्तैदी मुजाहरा करने के लिए यूं क्लाशनकोफ का रुख मेरी तरफ किए खड़े थे, जैसे इन्हें अंदेशा हो कि मैं आहनी सलाखें तोड़ के दिलावर शाह पर हमला ना कर दूँ। एक बार फिर मैंने कैद खाने की तन्हाई में अपनी सोचों के साथ रह गया, लेकिन अब मैं पहले की तरह नाउम्मीद नहीं था। मैंने अपनी हर चाल बड़ी खुशमंदी से चली थी और किसी हद तक सूरत हाल को अपने हक में करने में कामयाब रहा था। पीर साईं से मुलाकात मेरी निजात का वाहिद ज़रिया थी और मैंने दिलावर शाह को कायल कर लिया था कि ये मुलाकात बाहिमी मुफाद में बेहद ज़रूरी है। पीर साईं से इब्तदाई गायबाना तारुफ के बाद मैं अंदाज़ा कर सकता था वो किस कमाश का आदमी होगा। इसने गुज़श्ता इंतखाबात में शाह आलम की पार्टी के किस उम्मीदवार को शिकस्त दी होगी। तयशुदा तौर पर वो अपने इलाके में एक बेताज बादशाह की हैसियत का मालिक होगा। इसके सियासी असर रज़ू का दायरा इन तमाम पीरों डेरों के तक फैला हुआ होगा, जो एक ही जैसे साम्राज्य और इस्तेहसाली हथकंडों से अपने अपने इलाके के बेज़ुबान और मजलूम व मजबूर आवाम पर हुकूमत करते होंगे। पीर साईं के रूहानी मुरीदों की तादाद भी लाखों में होगी, जो अपनी सदियों से पुरानी जहालत तोहम परस्ती की रवायात के बास पीर साईं को देवता की तरह पूजते होंगे और इसके हुक्म पर जान देने को अपनी खुश नसीबी और दुनिया अकवी में सरखोरी का वसीला समझते होंगे। ये इंसानी नफ्सियात का बड़ा अजीब मामला है कि एक फ़िरका किसी शख्स को अपना रूहानी पेशवा तस्लीम करे तो इसके जज्बात में अंधी अकीदत और अकल के जवाब से बेनियाजी बंदगी का अंदाज़ा कैसे पैदा हो जाता है। इनकी आंखें देखती हैं कि इनका रूहानी पेशवा तमाम अलायक दुनियावी में मुलविस है। वो आलीशान महल्लात में रहता है, बेहतरीन कारों में घूमता है, हरमाबाद रखता है, 5 स्टार होटलों में क़याम करता है और बैरून मुल्क अयाशी करने जाता है। इसके बावजूद वो लोग इसकी रूहानी क़ुव्वतों पर एतकाद रखते हैं और ये सोचना भी गवारा नहीं करते कि मादा परस्ती और रूहानी बुलंदी एक दूसरे की ज़िद है। शायद ये इंसानी फितरत की कमज़ोरी है कि जिसे वो पूजता है इसे अर्श पर और ख़ुद को फ़र्श पर देखना चाहता है। पीर साईं को भी बादशाह की तरह आम लोगों से बहुत ऊपर होना चाहिए। अर्श की ये बुलंदियों फ़र्श की पस्तियों से है। रूहानी क़ुव्वत के साथ पीर साईं के पास दौलतमंदी की ताकत भी थी। इसके सादा लो मरीद तो इसके रुतबा बुलंद को भी अतिया खुदाबंदी एक रूहानी करिश्मा और मुआजिज़ा करार देते होंगे कि वो कैसे जान सकते हैं। खैर से पीर साईं स्मगलर भी हैं, जालसाज भी और डाकू भी हैं। वो मुल्क के असारे कदीमा और नवादरात चुरा के बाहर भेज रहे हैं और इनके नकल दुनिया का बाजार में बेच के लाखों डॉलर कमा रहे हैं। पीर साईं अपनी कहारी और जब्बारी की सफ़ात का मुजाहरा करने के लिए अपनी मुरीद और आया को डाकुओं की मदद से दहशत ज़दा भी रखता होगा और इनको दर्स इबरत बनाने के लिए लर्ज़ा खेज़ सज़ाएँ भी देता होगा, ताकि इस बात में किसी को शुबा न रहे कि वही इनके जान माल का और आबरू का मालिक है और इन पर करना हकूक़ इख्तियार भी रखता है। इन हालात में यह बात बहुत वाज़िया हो गई थी कि मैं इसकी धमकी से पीर साईं का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि मैं डिप्लोमेसी से काम लूँ, जिसका दूसरा सिरा मुनाफ़िकत होता है, मगर लोहे को लोहा ही काटता है। एक तरह से दूसरा मुनाफिक काबू में आ सकता था। अपनी सियासी ताकत बारे में मुझे भी कोई खुशफहमी नहीं रही थी। मैं इन दोस्तों और साथियों से मदद की कोई तवक्का नहीं रख सकता था। इन्हें ये इल्म नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और मुझे किस तरह अगवा किया गया है और किस गायबी ताकत पर भरोसा करना खुद फरेबी के कुछ ना होता। अब मैं कदरे मुतमईन और फारिग था तो मैंने शाह आलम की दास्तां हयात की इस बात पर गौर किया जो अब तक नज़र से ओझल था। मैंने इसके कारोबार हरीफों हवाला तो सुना था, मगर इसमें पीर साईं का नाम कभी नहीं आया। शाह आलम के साथ पीर साईं की कारोबारी रकावत अब रब नवाज के साथ एक बावकार दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर गई थी। इसकी वजह थी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी। हाल में मलक रब नवाज ने पीर साईं के बैरून मुल्क जाने वाली माल की पूरी खेप चोरी कर ली थी और लंदन पहुंचा दी थी। बात छुपी नहीं रह सकती थी। जैसे लंदन में मलक रब नवाज एजेंट जिम्मी था, ऐसे पीर साईं के कारिंदे भी होंगे। मार्केट में चोरी का माल आते हैं, इन्होंने पीर साईं को मुतला कर दिया होगा कि चोर कौन है। गड़बड़ ये हुई कि इस माल को फ़रोख्त और फिर चोरी होने की खबर में शाह आलम का नाम शामिल था। इस माल की कीमत वसूल करने वाला भी शाह आलम था। 2 साल से लंदन में गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने के बाद भी खबरों में नुमायाँ हो गया था। ऐन मुमकिन था
कि पीर साईं चोरी के असल मुजरिम रब नवाज पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद इसे मुनासिब सज़ा देने के इम्कानात का जायज़ा लेता, लेकिन मलक रब नवाज वो इसके अल्फाज में कोई आम चोर नहीं था जो मस्जिद से जूतियाँ मालिक की तिजोरी से रुपये चुराता हो। वो पीर साईं की तरह चोर था जिसके गिरेबान पर हाथ डालने से पहले इसे अपने गिरेबान में झांकना पड़ता था। इसके अलावा रब नवाज आसान शिकार भी ना था, मगर इसका खेल देखे कि शामत अमाल शाह आलम को घेर कर लंदन से लाहौर ले आई और इसने एक होटल में बैठ के मारनी शुरू की कि वो मुल्की सियासत में इनकलाब लाने के लिए वतन वापस आया है। अखबारों में इसकी बोंगियाँ भी बड़े तलाक से शाया होने लगीं तो पीर साईं ने कहा कि ज़रा मालूम करो कि ये चोर का बच्चा सियासी तालाब में फिर कूदा है तो कुत्ते पानी में है। तो मुखबरों ने इतला दी कि पीरो मुर्शिद वो तो अकेला ही उछल रहा है, अपने वोट के सिवा इसे दूसरा वोट देने वाला कोई नहीं। पीर साईं ने हुक्म दिया कि ऐसा है तो इसे उठा लाओ और पूछो इससे कि चोरी का माल कहाँ है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि चोरों को पकड़े गए मोर, हमारा माल चोरी करके ले गया था मलक रब नवाज, मगर आगे ऐसे मिल गया शाह आलम जैसा माह चोर। लंदन के कुछ अखबारों में क्यास आराई और बाज़ार में गश्त करने वाली अफवाहों से तो यही अंदाज़ा होता है कि 6 लाख के नवाजरात की चोरी भी एक ड्रामा थी। कुछ कहते हैं वो खुद जिम्मी ने गायब किए, कुछ लॉर्ड प्राइस का मोर्दे इल्ज़ाम समझते हैं तो कुछ इसे शाह आलम की कारस्तानी करार देते हैं। हकीकत क्या है ये शाह आलम से मालूम किया जा सकता था। चुनाचे पीर साईं के हुक्म का गुलाम शाह आलम को यानी मुझे ऐसे उठा लाए कि किसी को कानो कान खबर ना हुई। शाह आलम ने इस दौरान एक जुर्म किया था कि पीर साईं के एक ख़ास बंदे को कातलाना हमले के इल्ज़ाम में अंदर करा दिया था और बड़ी चालाकी दिखाते हुए इसके खिलाफ सारे सबूत भी फराहम कर दिए थे। ताहम इसके हुक्म के गुलाम ने होश में आने के बाद असल बात अपने अल्फाज में बताई होगी तो पीर साईं के अलावा पुलिस के आला अफसरान ने भी तय कर लिया होगा कि शाह आलम को सबक सिखाना ज़रूरी है। अचानक शाह आलम के खिलाफ ताकतवर दुश्मनों का एक इत्तेहाद सलासा वजूद में आ गया था। इसमें मलक रब नवाज, पीर साईं और पुलिस शामिल थे। इन मुतहदा दुश्मनों का मुकाबला करना शाह आलम के बस की बात नहीं थी। इसके हक़ में यही बेहतर था कि वो गायब हो जाए और इसने गायब होने वाला मदारी का खेल दिखाने का पूरा इंतज़ाम भी कर लिया था, मगर ए बसाए आरजू के खाकशुदा उड़ने ना पाए थे, गिरफ्तार हम हुए। अब सूरत हाल की सितम ज़रीफ़ी ये थी कि शाह आलम के धोखे में नासिर अजीम और इसको रह अर्ज़ से नापैदा होने वाला था और सितम बलाए सितम के अगर वो किसी को ये बात बताता कि वो शाह आलम नहीं है तो इस पर यकीन कोई भी ना करता।